हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों। उम्मीद है आप सभी एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और लाजवाब तरीके से अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। आप सबकी बहुत सारी डिमांड्स थी इस क्लास को लेकर। तो मेरे प्यारे रसगुल्लों, आज के इस वीडियो में हम बायोलॉजी में चैप्टर 1 पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन का वन शॉट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगी बच्चों बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि प्यारे बच्चों बोर्ड एग्जाम में जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी के अकॉर्डिंग हम वन शॉट तैयार करते हैं। वन शॉट में केवल उन्हीं क्वेश्चन को देखना है जो बोर्ड एग्जाम में रिपीट होते हैं, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है, बहुत सारे ऐसे वीक स्टूडेंट भी हैं जो किसी कारण से जिनकी तैयारी नहीं हो पाई है, तो उनके लिए ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल ये सेशन होता है। ठीक है ना, क्योंकि हमारा टारगेट अभी बोर्ड एग्जाम है, तो उसी को देखते हुए हमारी तैयारी होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं पुष्पीय पादप में लैंगिक जनन, जो कि पहला चैप्टर है, इसका वन शॉट सॉल्यूशन। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो भैया पहला जो टॉपिक है प्यारे बच्चों, वो है लघु बीजाणुधानी की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। देखिए हर एक बात कर लें, हर एक सब्जेक्ट में जिस तरह से हम लाते हैं वन शॉट, इसमें भी क्वेश्चन के तरीके से ही देखेंगे। इससे होता क्या है कि आपको यह भी पता चल जाता है कि भैया क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है और उसका आंसर लिखना कैसे है। ठीक है ना। तो चलिए भैया, लघु बीजाणुधानी की संरचना का सचित्र वर्णन करना होगा। लघु बीजाणुधानी जो परागकोश से संबंधित होता है भैया। तो अब परागकोश क्या है, आप सभी जानते हैं कि भैया परागकोश एक थैलीनुमा संरचना होती है जिसके अंदर परागकण भरे होते हैं। ठीक है ना, केवल इतना जानिए। तो लघु बीजाणुधानी की संरचना ये आप फिगर में देखिए। तो लघु बीजाणुधानी बात कर ले भैया, एक बेलनाकार संरचना होती है जो प्रत्येक परागकोश के दोनों सतहों पर होती है और इसकी संरचना में निम्नलिखित भाग होते हैं। तो अपने को यहां भाग ही समझना है, क्योंकि सचित्र वर्णन करना होगा बच्चों, तो अपने को समझना है कौन कौन से भाग होते हैं। चलिए तो भैया पहले बात कर लें, तो पहला है बाह्य त्वचा। तो लघु बीजाणुधानी में बाह्य त्वचा क्या होता है। तो भैया बाह्य त्वचा क्या है, ध्यान से देखिए। यह परागकोश की सबसे बाहरी परत होती है जिसका मुख्य कार्य है क्या है, सुरक्षा करना। मुख्य कार्य क्या है भैया, इसको यानी जो पूरा का पूरा परागकोश होता है ना, ठीक है, उसकी जो लघु बीजाणुधानी है इसकी क्या है, सुरक्षा करना। तो सबसे जो बाहरी परत होती है, सबसे जो भैया बाह्य त्वचा होती है, इसको बोलते हैं बाह्य त्वचा। और बाह्य त्वचा का काम क्या होता है हमने बताया, तो लघु बीजाणुधानी को सुरक्षा प्रदान करना होता है। ठीक है, ये लघु बीजाणुधानी है और इसको क्या है भैया, सुरक्षा प्रदान करना, ये काम होता है बाह्य त्वचा का। ठीक, और उसके बाद भैया जो दूसरा है अंतस्थीसियम। अब अंतस्थीसियम क्या होता है भैया, तो देखिए अंतस्थीसियम यहां पर आप ध्यान से देखिए, ये क्या है अंतस्थीसियम। तो अंतस्थीसियम जो होता है बाह्य त्वचा के नीचे की परत, सबसे बाहरी परत बाह्य त्वचा, और उसके नीचे की जो परत होती है भैया उसको बोलते हैं अंतस्थीसियम। ठीक है, और ये भी प्रायः एक स्तरीय होती है, यानी एक लेयर इसमें भी होता है। ठीक है, कितना, एक ही लेयर होता है। तो यहां पर लिखेंगे भैया कि ये बाह्य त्वचा के भीतर उपस्थित एक भित्ति होती है। ठीक है, एक क्या भित्ति मतलब दीवार होती है, या प्रायः एक स्तरीय होती है, मतलब एक ही लेयर होता है इसमें। ठीक है ना, और इसकी कोशिकाएं परागकोश के स्फुटन में मदद करके पराग कण को मुक्त करती हैं। मतलब जैसे समझिएगा, अब भाई परागकोश क्या होता है, तो परागकोश में प्यारे बच्चों थोड़ा देर समझ लीजिए। यहां पे जैसे ये एक पराग क्या है, कोश की संरचना है। ठीक है, अब इसमें क्या है, परागकण भरे हुए हैं। क्या भरे हुए हैं, इसमें परागकण भरे हैं। तो परागकण ध्यान देना, इसमें क्या है, परागकण भरे हैं और इनकी कोशिकाओं को, इनकी भित्ति को स्फुटित करके, यानी भित्ति को क्या है, हटा देना, हटा करके पराग कणों को मुक्त करने का काम। क्योंकि ये जब भित्ति क्या है, मतलब ये टूट जाएगी तो पराग कण मुक्त हो जाएंगे, मतलब बाहर निकल जाएंगे। तो इसका जो काम होता है अंतस्थीसियम का, इसका काम यही है बच्चों कि ये क्या है, इसकी जो कोशिकाएं होती हैं परागकोश के स्फुटन में मदद करती हैं। ये क्या है, परागकोश। परागकोश के ही अंदर क्या होता है, परागकण। तो परागकोश के स्फुटन में, इसके फूटने में क्या करती है, मदद करती हैं प्यारे बच्चों, जिससे क्या है, परागकण भैया क्या होते हैं, मुक्त होते हैं, यानी परागकण
बाहर आ जाते हैं। इतनी सी बात समझ में आ गई बबुआ, यहां तक तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए भैया। और वैसे भी बहुत ज्यादा आपको मतलब दिमाग नहीं चलाना है एक्स्ट्रा, ठीक है ना, आप टू द पॉइंट आप हर एक टॉपिक को समझिए बस, ठीक है। एक्स्ट्रा दिमाग लगाएंगे तो उलझेंगे और कुछ नहीं होगा, ठीक है भैया। इतनी सी बात समझ में आ गई। चलिए और भी देखते हैं, पहले स्क्रीनशॉट करते चलिए। हाँ, स्क्रीनशॉट करते चलना भैया, इससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। अब उसके बाद भैया दो परत हो गया, पहला बाह्य त्वचा, फिर उसके बाद हमने देखा अंतस्थेसियम, ठीक है ना। अब उसके बाद तीसरा होता है भैया मध्य परत। अब मध्य परत क्या होती है प्यारे बच्चों, देखिए यहां पर अगर आप देखें ये है मध्य परत, ठीक है, ये इस तरह से एरो देखिए इंडिकेट किया गया है मध्य परत। अब मध्य परत क्या है भैया, तो यह 1 से 3 परत की पतली कोशिकाओं की क्या है बनी एक भित्ति होती है, यानी इसमें 1 से 3 लेयर होते हैं, ठीक है, 2 लेयर भी 3 लेयर भी हो सकते हैं। तो 1 से 3 स्तरीय क्या होती है भैया, ये एक भित्ति होती है और इसकी कोशिकाएं प्रायः नष्ट होकर के बीजाणु जनन ऊतकों का पोषण देती हैं। मतलब जो इसकी कोशिकाएं हैं वो नष्ट होती हैं, तब जो बीजाणु जन कोशिकाएं होती हैं उनको जाकर के पोषण मिलता है, ठीक है भैया, उनको जाकर के क्या होता है, पोषण मिलता है। चलिए आगे देखेंगे, अगला जो भैया इसमें संरचना है भाग है वो है टेपिटम। और प्यारे बच्चों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से टेपिटम के बारे में बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। आप प्रीवियस ईयर के पेपर को उठाओ, वहां इस तरह से क्वेश्चन किया जाता है, टेपिटम क्या है, ये कहां स्थित होता है और टेपिटम के कार्य लिखिए। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुए हैं। तो भैया टेपिटम क्या होता है प्यारे बच्चों, देखिए जो टेपिटम होता है, जो ये क्या है पूरा संरचना किसका है भैया, लघु बीजाणु धानी, ठीक है, लघु बीजाणु धानी की जो सबसे भीतरी परत होती है, यानी सबसे अंदर की, यहां पे ध्यान देना, ये देखिए एरो करके, ये क्या है टेपिटम, ठीक है भैया, सही से शायद दिख ना रहा होगा, ये टेपिटम है, ठीक। तो लघु बीजाणु धानी की जो सबसे भीतरी परत होती है और ये एक विशेष परत होती है क्योंकि इसके काम बहुत अच्छे अच्छे हैं, ठीक। तो लघु बीजाणु धानी की जो सबसे भीतरी परत होती है प्यारे बच्चों वो कहलाता है टेपिटम। तो यह पराग धानी की सबसे भीतरी व एक विशेष परत होती है और इसकी जो कोशिकाएं होती हैं वो क्या है, बड़ी होती हैं, लंबी होती हैं और बहुकेंद्रीय होती हैं। और सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है टेपिटम के कार्य। अब देखिए टेपिटम के कार्य बहुत सारे हैं। टेपिटम एक तैलीय पदार्थ, पहला टेपिटम एक तैलीय पदार्थ को क्या है स्रावित करता है, एक तैलीय पदार्थ छोड़ता है। तो देखिए पहला है यह परागकण के बाह्य भित्ति पर एक तैलीय परत बनाता है और दूसरा है भैया यह स्पोरोपोलेनिन नामक पदार्थ का निर्माण करता है। अब स्पोरोपोलेनिन क्या होता है, तो स्पोरोपोलेनिन जो कि पराग कण की ही एक क्या होती है, लेयर होती है, परत होती है। अभी आगे जब पराग कण की संरचना देखेंगे तो उसमें बताएंगे। स्पोरोपोलेनिन एक विशेष पदार्थ होता है, ठीक है, और स्पोरोपोलेनिन के कारण ही जो पराग कण होते हैं लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं, मतलब खराब नहीं होते हैं, बस इतना जानिए, ठीक है। आगे है इसमें हार्मोन्स का, यानी इसमें क्या होता है, हार्मोन्स का भी स्राव होता है। तो ये रहे टेपिटम के कार्य, काफी इंपॉर्टेंट है, फिर से बोल दे रहे हैं भैया क्योंकि यहां से बीच बीच से आपके इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं कि टेपिटम क्या है और टेपिटम के कार्य लिखिए, ठीक है भैया। चलिए जल्दी से प्यारे बच्चों स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना। अब आगे चलते हैं भैया, अब हम देखते हैं परागकण या लघु बीजाणु। देखिए लघु बीजाणु धानी क्या होता है, परागकोश से संबंधित। अब लघु बीजाणु क्या होता है, तो भैया परागकण, क्योंकि परागकोश के अंदर होता है परागकण। परागकण मतलब लघु बीजाणु, ये नाम याद रखना, कंफ्यूज ना होना, ठीक है। तो ये भी प्यारे बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के दृष्टि से कि परागकण की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। अब देखिए परागकण होता क्या है भैया, तो परागकण नर युग्मकोद्भिद, ठीक है, नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है और प्रत्येक परागकण एक कोशिकी, एक केंद्र की, अगुणित एवं गोलाकार होता है। इसकी भित्ति द्विस्तरीय होती है और विभिन्न प्रजातियों में इसका आकार लगभग 20 से 50 माइक्रोमीटर होता है। तो ये रहा भैया परागकण के बारे में,
ठीक है ना, ये परागकण के बारे में। लेकिन सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो है परागकण की संरचना। तो परागकण में दो आवरण होते हैं। कौन से भैया? दो आवरण। एक तो होता है बच्चों, यहां पे देख सकते हैं बाह्यचोल, और दूसरा होता है अंतःचोल। ठीक है ना। अब चलिए फिगर के माध्यम से समझते हैं, ऐसे में थोड़ा आपको दिक्कत हो सकती है। तो सबसे पहले भैया इसको जैसे हमने एक ये बना लिया स्ट्रक्चर इस तरह से, ऐसे, ठीक है। अब उसके बाद भैया इस तरह से यहां पर हम अब एक चीज ध्यान देना, इसके बाहर जो होगा भैया इस तरह से स्ट्रक्चर खुरदुरा बना होता है। ठीक है। इस तरह से तो ये भैया एक परागकण की स्ट्रक्चर है। एक क्या है? परागकण है। ठीक है भैया। अब इसमें भी ध्यान देना, तरल पदार्थ भरा होगा। अब इसमें भैया रिक्तिका होती है एक क्या होती है? रिक्तिका। एक रिक्तिका होती है। उसके अलावा भैया इसमें जनन कोशिका एक होती है, और एक होता है भैया केंद्रक। एक होता है केंद्रक। अब एक चीज ध्यान दो, ये जो बाहर है भैया इसको बोलते हैं बाह्यचोल। बाहर संरचना बाह्यचोल है। और भैया ये जो भीतर की संरचना है इसको बोलते हैं अंतःचोल। क्या कहते हैं बच्चों? अंतःचोल बोलते हैं। ठीक है ना, याद रखना, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं। और ये क्या है भैया? तो ये रिक्तिका है। और उसके बाद हमने बताया कि ये क्या है भैया? जनन कोशिका है। और यहां से भैया ये क्या है? केंद्रक है। अब देखिए हमने अभी क्या बताया आपको कि जो पराग कण होता है बोले तो लघु बीजाणु, ठीक है, धानी नहीं, लघु बीजाणु। तो पराग जो कण होता है, पराग कण हमने बताया एक कोश की, एक केंद्र की, और क्या होता है भैया? ये गोलाकार संरचना होती है। और प्राय अधिकांश जो पराग कण होते हैं उनका जो आकार होता है 20 से लेकर के 50 माइक्रोमीटर होता है। अब फिर परागकण की संरचना में तो परागकण में दो प्रमुख भाग होते हैं। एक तो होता है भैया बाह्यचोल और दूसरा होता है अंतःचोल। ठीक है, दो यही प्रमुख भाग होते हैं, एक अंतःचोल, दो मतलब दूसरा बाह्यचोल। ठीक है, बाह्यचोल अंतःचोल, बाकी ये तो भी भाग हैं लेकिन प्रमुख रूप से। ठीक है, इसमें आवरण की बात कर रहे हैं, दो ही आवरण होते हैं। पहला है बाह्यचोल। अब देखिए बच्चों, बाह्यचोल एक विशेष पदार्थ से बना होता है। बाह्यचोल जिसका नाम क्या है? तो भैया इसका नाम होता है स्पोरोपोलेनिन। एक विशेष पदार्थ का बना होता है जिसका नाम है स्पोरोपोलेनिन। ठीक है, और ये अत्यंत खुरदुरा और मजबूत भाग होता है और स्पोरोपोलेनिन नामक पदार्थ से बना होता है। और इसी पदार्थ के कारण जो पराग कण का जो बाहरी आवरण होता है वो ठोस होता है, खुरदुरा होता है, मोटा होता है। जैसे भाई बहुत सारे ऐसे जानवर होते हैं जिनके ऊपर की खाल बहुत मोटी होती है, जैसे भी भाई कवच, जैसे मतलब जो कछुआ होता है उसके ऊपर कवच का काम करता है जो काइटिन का बना होता है। इसी तरह से बात कर लें, जैसे भाई हो गया जो गेंडा होता है उसकी खाल कितनी सॉलिड होती है, तो सुरक्षा प्रदान करने का काम। इसी तरह से स्पोरोपोलेनिन ये एक ऐसा पदार्थ का बना होता है जिसके कारण पराग कण का जो बाहरी आवरण होता है वो मोटा, खुरदुरा, मजबूत होता है।
ठीक है, वो स्पोरोपोलेनिन का ही बना होता है। इसका प्रमुख काम है परागकण को सुरक्षा प्रदान करना, यानी लंबे समय तक परागकण सड़ते नहीं हैं, बेकार नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर लिखेंगे बच्चों, यह एक मोटा व खुरदुरा भाग होता है और बाह्य चोल जो है एक विशेष पदार्थ स्पोरोपोलेनिन से बना होता है बच्चों, और इस पदार्थ के कारण ही परागकण गहरे रंग के होते हैं और लंबे समय तक भैया सुरक्षित रहते हैं। यानी ये जो होता है बाह्य चोल, ये स्पोरोपोलेनिन का बना होता है, इसी कारण परागकण जो होते हैं बहुत ही सॉलिड होते हैं, ठीक, बाहर से। अब उसके बाद जो दूसरा है, भी फिगर मिटाना पड़ जाएगा, उसको भी समझ लेते हैं। दूसरा है भैया अंतःचोल। अब अंतःचोल ये क्या होता है, स्पोरोपोलेनिन के भीतर की परत होती है और ये अत्यंत मुलायम होती है, कोमल होती है, और ये एक विशेष रासायनिक पदार्थ किसका बना होता है भैया, तो ये बना होता है पेक्टोसेलुलोज का। किसका? पेक्टोसेलुलोज, पेक्टोसेलुलोज नामक पदार्थ का बना होता है, ठीक है भैया। और यहीं से प्यारे बच्चों एक जनन छिद्र, ये जो आपका दिख रहा है ये क्या होता है, इसको बोलते हैं जनन छिद्र। इसी में क्या है भैया, जनन छिद्र होते हैं। यहीं से पराग नलिका निकलती है। क्या निकलती है? जो जनन छिद्र है, जो ये गैप दिख रहा है, इसे ऐसे बना गया है, यहीं से क्या है, मतलब एक पराग नलिका निकलती है, ठीक है। समझ में आ गया ना कि दो भाग, बाह्यचोल पहला आवरण, दूसरा अंतःचोल। अंतःचोल अत्यंत मुलायम कोमल झिल्ली होती है और ये पेक्टोसेलुलोज नामक पदार्थ से बनी होती है भैया, और इसी में क्या है, यहाँ इसी में जनन छिद्र पाए जाते हैं और यहीं से एक पराग नलिका निकलती है। तो चलिए पहले स्क्रीनशॉट इतना कर लीजिए, फिर हम देख लेते हैं वो चीज। हो गया भैया? चलिए अब यहाँ पे फिगर बनाने की जरूरत नहीं, हमने पूरा समझा ही दिया। चलिए इसको देख लेते हैं। हमने क्या बताया भैया, इसमें बताया कि ये पतली मृदु व कोमल झिल्ली होती है और यह परागकण के जीव द्रव्य को क्या है, ढके रहता है, और यह बाह्यचोल की भीतरी परत होती है और ये पेक्टोसेलुलोज नामक पदार्थ का बना होता है, हमने बताया है। और बाह्यचोल आवरण में कुछ छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें क्या बोलते हैं भैया, जनन छिद्र कहते हैं। जैसा कि हमने देखा है आपको इस तरह से है, तो जो इस तरह से ये बना हुआ है यही क्या होता है भैया, यही जनन छिद्र होता है। और जनन, ध्यान देना, जहां पर स्पोरोपोलेनिन क्या होता है, अनुपस्थित होता है, ठीक है। और अंकुरण के समय अंतःचोल जनन छिद्र में से ही एक लंबी पराग नलिका, यहीं से प्यारे बच्चों एक लंबी, इस तरह से यहीं पर एक लंबी पराग नलिका निकलती है, ठीक है ना। आई बात समझ में? तो ये हो गया बाह्यचोल और अंतःचोल, यानी पराग कण की संरचना। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया। हो गया? आगे चलते हैं। अब आपको बहुत ज्यादा उलझने की जरूरत है नहीं, क्योंकि सारे टॉपिक बहुत सिंपल है। और वैसे भी बायोलॉजी में पहले वाले चैप्टर को पूरे बायोलॉजी का सबसे डिफिकल्ट चैप्टर माना जाता है, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे आपके लिए, ठीक है ना। बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की जरूरत है, क्योंकि पहले में बहुत ज्यादा फिगर हैं बच्चों। जितने फिगर भाई पहले चैप्टर में उतना तो पूरे बायोलॉजी में नहीं है, याद रखना। तो ये भले ही माना जाता है कि डिफिकल्ट है, लेकिन इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, बस थोड़ा समझने की जरूरत है, ठीक। और यहां से बहुत सारे क्वेश्चन, सबसे ज्यादा भैया बात कर ले, यहां से बड़े बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिए अगला है बीजांड का सचित्र वर्णन कीजिए, ठीक है भैया। क्या है बच्चों, बीजांड, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि बीजांड की क्या है भैया, संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। जैसा कि आपको ये फिगर में दिखाई पड़ रहा है एक बीजांड। अब देखिए बीजांड में क्या होता है, तो जायांग का जो निचला फूला हुआ भाग है वो क्या होता है, अंडाशय, ठीक है। इस तरह से देखिए, इस तरह से जाकर के भैया ऐसे नीचे फूल जाता है, ऐसे नीचे फूल जाता है, ठीक है। और ये भाग वर्तिकाग्र ऊपर कहा जाता है, लाइन जो है वर्तिका कहा जाता है। और ये जो फूला हुआ भाग है ना, इसी फूले हुए भाग को अंडाशय कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, अंडाशय। और अंडाशय के अंदर बात कर ले भैया, क्या होता है, बीजांड होता है। और बीजांड में ही प्यारे बच्चों क्या होता है, बीज होता है, ठीक है। तो जायांग का ये पूरा भी, जायांग क्या होता है, देखिए पुमंग और जायांग। पुमंग पुष्प का नर भाग होता है जिसमें पराग कोश शामिल होता है,
और उसके बाद क्या शामिल होती है उसमें, तंतु, फिलामेंट जो होता है, तंतु शामिल होती है, परागनली भी। और बाकी भैया जो जायांग होता है वो पुष्प का मादा वाला भाग होता है। जायांग में क्या आता है, ऊपर का भाग वर्तिकाग्र, फिर नीचे जो नली वर्तिका, और तीसरा है अंडाशय। तो भैया जायांग का जो सबसे निचला हिस्सा फूला हुआ होता है उसी को अंडाशय बोलते हैं। अंडाशय के अंदर बच्चों क्या होता है, बीजांड होता है। बीजांड के अंदर क्या होता है बबुआ, बीज होता है। ठीक है, तो वही चीज बोला गया है कि जायांग का निचला फूला हुआ भाग अंडाशय है और जिसके अंदर बीजांड पाए जाते हैं। और बीजांड में एक मतलब बीजांड बात कर लें, एक सफेद अंडाकार संरचना होती है। ये एक सफेद अंडाकार संरचना होती है भैया। आपने कोई फूल देखा होगा जिसे गुड़हल का ही देखिए, उसका फिलामेंट एकदम मतलब वो क्या कहते हैं, जायांग वाला भाग निकाल लीजिए और जहां घुंडी नुमा, जहां से वो फूल का आधार है उसको तोड़िए, अंदर बहुत पतले पतले छोटे छोटे आपको बीज दिखाई पड़ेंगे हैं। तो वही क्या होते हैं भैया, बीजांड के अंदर की संरचना होती है। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए अब देखिए बीजांड की संरचना हमें देखना है कि बीजांड में भाई संरचना का मतलब क्या होता है, कि बीजांड की संरचना में क्या कौन कौन सा भाग होता है, किसका क्या काम है। ठीक है, बस यही होता है। तो चलिए देखिए बीजांड के निम्नलिखित भाग होते हैं। पहला होता है बीजांड वृंत। अब देखिए बीजांड वृंत क्या होता है, अगर वैसे देखें तो ये पूरा का पूरा, जैसे आपने भैया मटर, हरी मटर फली वाली जो ठंडी में खेतों में होती है, तो उसमें आपने भाई जो फली को आप अलग करिए, मतलब फली के दोनों पर्दे निकाल दीजिए, तो बीच में लाइन से पूरे दाने क्या होते हैं, बिछे होते हैं, है ना। इसी तरह से मतलब ऐसे होते हैं और इन्हीं पे जाकर ऐसे दाने लगे होते हैं। ठीक है ना, इसी तरह से भैया ऐसे दाने क्या होते हैं बच्चों, लगे होते हैं। ठीक है, तो यहां से ये भाग यूं समझिए कि इससे जुड़ा हुआ है। ये तो पूरा का पूरा भैया वो बीजांड वाला संरचना है, और यहीं से जैसे ये वाला भाग आपको दिख रहा है तो इस भाग से ही ये पूरा जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहला भाग होता है बीजांड वृंत। क्या होता है बच्चों, ये बीजांड वृंत होता है। एक मिनट भैया, ये भाग होता है बीजांड वृंत। अब बीजांड वृंत क्या है समझिएगा, यह बीजांड का वह भाग होता है जिसके द्वारा यह अपरा से जुड़ा होता है। अब अपरा क्या होता है भैया, अपरा आगे बायोलॉजी के चैप्टर में देखेंगे समझेंगे। अपरा जैसे अगर ह्यूमन बॉडी के अंदर बात कर लें, मादा के अंदर, तो अपरा एक ऐसी संरचना होती है जैसे कोई महिला क्या है, सागर्भता है, बोले तो प्रेग्नेंट है। ठीक है, तो उसमें जो बच्चे को उस दरमियान यानी गर्भ के अंदर जो बच्चे को पोषण मिलता है, अब मां के रक्त से मिलेगा। तो जैसे कोई बच्चा है, ठीक है, इस तरह से, और इसको भाई जो पोषण मिलता है एक नाभि की तरह, यहां से जो पोषण मिलता है वो मां के रक्त से मिलेगा। तो जिस अंग के द्वारा शिशु को पोषण मिलता है, ठीक, जिस अंग के द्वारा इस भ्रूण को पोषण मिलता है वो भाग अपरा कहलाता है। इसी तरह भी जैसे हमने बताया ये मटर है, मटर में दाने यहां से जुड़े हुए हैं। ठीक है, इस तरह से भैया जैसे ये जुड़े हुए हैं, तो ये एक क्या है, माध्यम है इनको जोड़ने का। तो ये इसमें यूं समझिएगा कि ये अपरा की तरह यही है, इसको मान लीजिए कि ये अपरा है, तो अपरा के द्वारा ही जुड़ा है। क्योंकि हमने बताया ना कि जैसे ह्यूमन में बताया कि अपरा वो अंग होता है जिसके द्वारा भ्रूण को मां के रक्त से पोषण मिलता है, और जो उसमें उत्सर्जी पदार्थ है वही अंग के द्वारा बाहर भी निकलते हैं। ठीक है, तो यहां पर वही चीज है बच्चों कि यह बीजांड का वो भाग होता है जिसके द्वारा यह अपरा से जुड़ा होता है, और बीजांड पर उपस्थित वह बिंदु जहां बीजांड वृंत इसके साथ संपर्क में आता है या जुड़ा होता है उसे नाभिका या हाइलम बोलते हैं। और ये बहुविकल्पी में बड़ा पूछा जाता है बीजांड वृंत का वह भाग, मतलब इसमें यह पूछा जाता है कि बीजांड पर उपस्थित वह भाग जहां बीजांड वृंत इसके साथ जुड़ा होता है उस भाग को क्या बोलते हैं, तो मतलब हाइलम या नाभिका, जो कि ये भाग आपको दिखाई पड़ रहा है यहां पर। ठीक है भैया, यहां पर दिख रहा है। तो समझ में आ गया कि बीजांड वृंत क्या है। तो बताया कि भैया बीजांड का ये भाग ऐसा भाग होता है जिसके द्वारा ये अपरा से, मतलब यहीं से भैया, यही क्या है उसका पूरा आधार है, यहीं से वो क्या होता है, किसी भी जैसे कोई फल है ना तो उसमें जुड़ा होता है। ठीक है, ये इसी से, तो इसी से जुड़ा होता है, ये बीजांड वृंत है। फिर आगे बताया बीजांड पर उपस्थित वह बिंदु बीजांड वृंत जिसके साथ ये जहां से जुड़ा होता है वो हाइलम या नाभिका कहलाता है। ठीक है ना, इतनी सी बात समझ में आ गई। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया।
आगे देखते हैं बबुआ। अब देखिएगा आगे, एक एक भाग अच्छे से समझना है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है ना, तो इसको बहुत दिमाग पे ऐसे मतलब इरिटेट आपको दिमाग से होना है। देखिए अध्यावरण, अध्यावरण क्या होता है? आवरण का मतलब होता है भैया एक मतलब क्या है, जैसे किसी चीज से आप ढक दो, ठीक है, पर्दा। तो यह बीजांड का एक या दो स्तरीय उपचर्म युक्त बाह्य स्तर होता है। इसमें एक छोटा सा छिद्र बीजांड द्वार पाया जाता है और बीजांड द्वार का विपरीत छोर निभाग कहलाता है। ध्यान से समझिए क्या कह रहा है कि बीजांड का एक या दो स्तरीय उपचर्म बाह्य त्वचा होती है, ठीक है, और इसमें एक छोटा सा छिद्र पाया जाता है जिसे बीजांड द्वार कहते हैं, और बीजांड द्वार का जो विपरीत भाग है निभाग कहते हैं। चलिए भैया इस फिगर में समझते हैं। जैसे भैया ये एक दो स्तरीय यहां पर बोला गया है, ठीक है, और यहीं पर भैया बोला गया है कि एक छोटा सा छिद्र पाया जाता है जिसका नाम है, प्यारे बच्चों ये छिद्र दिख रहा है ना भैया, ये छिद्र आपको दिखाई पड़ रहा है, तो ये छोटा सा छिद्र जिसका नाम है बीजांड द्वार। अब बीजांड द्वार का जो विपरीत भाग है ये वाला, इसको क्या बोलते हैं? निभाग बोलते हैं। वैसे तो चलाजा बोलते हैं, यहाँ पे चलांजा लिखा है, ठीक, कहीं कहीं चलाज लिखा होता है, तो बाकी यही भैया इसका जो नाम शुद्ध नाम निभाग है, ठीक है भैया। तो बीजांड द्वार का जो विपरीत भाग होता है वो क्या है? तो निभाग होता है, ठीक, बहुविकल्पी में ही पूछा जाता है बीजांड द्वार का विपरीत भाग क्या कहलाता है? तो निभाग। चलिए आगे देखते हैं भैया, अगला क्या है प्यारे बच्चों? अगला है बीजांड काय। काय का मतलब ही होता है काया, बोले तो शरीर। अब बीजांड काय का मतलब जो बीजांड को क्या है पूरी तरह आवरण प्रदान कर दे, ठीक है भैया। क्या है? बीजांड की जो प्रमुख काया होती है शरीर, वो बीजांड का, या गुरु बीजाणुधानी या फिर बीजांड बात कर ले, उन्हीं को गुरु बीजाणुधानी भी कहा जाता है। किसको? बीजांड को। तो ये गुरु बीजाणुधानी या बीजांड के शरीर को दर्शाता है। हमने बताया ना काया का मतलब शरीर होता है, शरीर को दर्शाता है। यह मृदुतकी कोशिकाओं का बना होता है जो अत्यधिक भोजन संचित करता है। कौन? बीजांड काय। चलिए देखते हैं भैया इसमें बीजांड काय क्या है, ये है, ठीक है, ये प्रमुख वाला जो भाग है इसमें पोषक पदार्थों का, भोजन का क्या है, संचय होता है। किसमें? बीजांड काय में, ठीक। आगे देखते हैं अगला जो भाग है वो है प्यारे बच्चों भ्रूण कोश, और ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अभी इसकी संरचना हम अलग से पूरा समझेंगे। भ्रूण कोश, ठीक है, क्या है भ्रूण कोश के बारे में देखेंगे। यहां पर देखिए भ्रूण कोश है क्या, तो देखिए नाम ही है भ्रूण, और कोश, कोश का मतलब कमरा, ठीक है। तो यह गुरु बीजाणुधानी में धसी लगभग अंडाकार युग्मकोद्भिद संरचना होती है, और भ्रूण कोश अत्यधिक पतले पेक्टोसेलुलोज अस्तर द्वारा घिरा होता है, और अंदर की ओर यह 7 कोशिकाओं युक्त होता है, यानी इसमें 7 कोशिकाओं का गुच्छा होता है। अभी हम इसको डिटेल्स में समझेंगे। और भ्रूण कोश की ये सभी कोशिकाएं जीव द्रव्य तंतु द्वारा जुड़ी होती हैं। अब देखिए भैया जो यहां पे फिगर में आप ध्यान से समझिए, इस फिगर में प्यारे बच्चों आपको यह समझना है कि भ्रूण कोश है क्या। तो ये पूरा का पूरा ये वाला जो भाग है, ये ठीक है, ये पूरा का पूरा जो भाग 20 वाला भाग होता है ये भ्रूण कोश कहलाता है। इसमें जो कोशिकाएं होती है, ठीक है, उसमें भित्ति नहीं होती है, ठीक, भित्ति रहित होती हैं। और बात कर लें इसमें, देखिए क्या बताया गया, 7 कोशिकाओं का गुच्छा होता है। अभी जब डिटेल्स में बड़े फिगर में समझेंगे तो बताएंगे, जिसमें भैया प्रतिमुखी कोशिकाएं और ध्रुवीय केंद्रक अंड कोशिका और ये सहायक कोशिकाएं, ठीक है, जिसमें बात कर लें ये सहायक कोशिकाएं, प्रतिमुखी कोशिका और ये मिलाकर के ही भैया इसमें 7 कोशिकाओं का गुच्छा होता है। आई बात समझ में? तो ये होता है भैया भ्रूण कोश। कोश का मतलब ही होता है प्यारे बच्चों कमरा, ठीक है, कोश का मतलब ही होता है कक्ष या कमरा। आई बात समझ में? चलिए जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया? तो चलिए अब देख ही लेते हैं भैया, ठीक है, पहले हम नर युग्मकोद्भिद देख लेंगे, उसके बाद देखते हैं। अब ये क्वेश्चन भी लॉन्ग में पूछे जाते हैं, ये सारे क्वेश्चन बच्चों लॉन्ग वाले होते हैं, ठीक है। इसको तो अपन मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं बल्कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोलेंगे। और ये सारे बच्चों आएंगे तो 5 नंबर नहीं तो 3 नंबर की चांसेस कम है, बट 5 नंबर में ज्यादा संभावना है, क्योंकि ये सारे लॉन्ग वाले होते हैं। 1 मिनट बबुआ थोड़ा पानी पी लें।
चलिए भैया अब देखिए आवृत बीजी पौधों में नर युग्मकोद्भिद, नर युग्मकोद्भिद का मतलब किसके बारे में बात कर रहा है? ये जो पराग कण पूरा बनने की क्या संरचना होती है, ठीक है, नर युग्मकोद्भिद, और उसमें विकास कैसे होता है भैया, उसकी पूरी संरचना आपको देखना है। ठीक है भैया, चलिए शुरू करते हैं बच्चों। बहुत सिंपल है, उलझना नहीं है, बहुत सरल से सरल शब्दों का प्रयोग किया गया है, एक एक जो पॉइंट है आपके दिमाग में घुस जाएगा। ठीक है ना। देखिए पराग कोश के स्फुटन, पराग कोश के स्फुटन के समय, स्फुटन का मतलब पराग कोश जो फूटता है, जैसे देख रहे हैं यहां पर 4 परिस्थितियां दी गई हैं, किसकी? पराग कण की। ठीक है, मतलब पराग कोश की। ये पराग कोश क्या है, दिख रहा है इस तरह से, इसमें भी पराग कोश ही है, ये भी और ये भी, यहां तक तो ये भाई फट गया है, पराग कण भी दिखाई पड़ रहे हैं। तो कह रहा है कि पराग कोश के स्फुटन के समय मध्य परत और टेपिटम नष्ट हो जाते हैं। अब याद करो पराग कोश मैंने लघु बीजाणु धानी में भैया आपको बताया था, मध्य परत क्या है, बाह्य त्वचा यानी अंतस्थीसियम, टेपिटम, सब उसमें प्रमुख भाग बताए गए थे। तो जब पराग कोश का स्फुटन होता है, मतलब पराग कोश जब, मतलब पराग कण जो होता है भैया बाहर निकलता है, बोले पराग कोश फूटता है, तो मध्य परत और टेपिटम उसमें से नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार पराग कोश भित्ति में केवल बाह्य त्वचा और अंतः त्वचा रह जाती है, क्योंकि 4 भाग होते हैं, बाह्य त्वचा, अंतस्थीसियम, मध्य परत, टेपिटम। जब भाई मध्य परत और टेपिटम नष्ट हो जाएंगे तो बाह्य त्वचा और अंतः त्वचा रह जाती हैं, और प्रायः पराग कोश का स्फुटन अनुदैर्ध्य दरारें बनने के कारण होता है। और इसमें अगर आप नोटिस करिए भैया, तो यहां पर प्यारे बच्चों ये क्या है, दरारें बनी हुई हैं, ये दरारें, ठीक है, ये जो स्प्लिट लिखा है मतलब ये दरारें हैं, ठीक है ना। तो ये इसमें दरारें हैं, तो वही कह रहा है कि प्रायः पराग कोश का जो स्फुटन है वो दरारें बनने से होता है, मतलब इन दरारों से ही होगा। ठीक है, आगे लिखेंगे बच्चों कि जो प्रायः 2 परागधानियों के मिलने के स्थान पर होती है, तो ये 2 परागधानियां जहां मिल जाती हैं, आप देख रहे हैं मिलती हैं, तो यहीं से इनका स्फुटन होता है। स्फुटन के फलस्वरूप पराग कण स्वतंत्र हो जाते हैं, यानी स्फुटन जब होगा तो पराग कण बाहर आते हैं। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई। चलिए अब भाई इसको पहले स्क्रीनशॉट इतना कर लीजिए बच्चों, तब हम आगे समझते हैं। ठीक, पूरी संरचना। अब आगे देखिए भैया इसकी पूरी संरचना कैसे होती है, यहां समझिएगा। ये तो हमने बता दिया कि किस तरह से भाई परागकण फूटता है, कैसे निकलता है। ठीक है, सचित्र वर्णन आएगा बच्चों, तो चित्र बनाना भी पड़ेगा। अब यहाँ पे बहुत सारी संरचनाएं हैं, अब किसकी है, परागकण की है, क्योंकि भाई यहां तक इसके पहले तो हमने इसमें बताया कि परागकण निकलता कैसे है। तो बताया गया कि जो पराग कोश होती है भैया, जो पराग कोश है उसमें बताया गया टेपिटम हो गया भैया, और साथ ही साथ है ना, देखिए टेपिटम हो गया और मध्य परत नष्ट हो जाते हैं, तो केवल बाह्य त्वचा, अंतः त्वचा रह जाती है। फिर बताया गया कि इसमें जो दरारें बनती हैं, इन दरारों के फूटने से ही क्या होते हैं, परागकण बाहर आते हैं। अब भैया यहां पर अगर आप देखें तो संरचना आपको दिख रही है, यहां पर ये स्प्लिट बनी, उसके बाद यहां दरारों को थोड़ा लंबा किया गया, और उसके बाद ये वाल्व है दिखाई पड़ रहा है। और यहां पर भैया अगर इस स्ट्रक्चर में देखें, इसमें आप नजर डालिए प्यारे बच्चों, तो यहां पर भैया ये देखिए, ये इस तरह से इसमें ये पराग कण दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, पराग कण दिखाई पड़ रहे हैं, और यही फिर क्या है भैया, ये पराग कण स्फुटन के दरमियान यानी ये बाहर निकलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से स्वतंत्र होते हैं, ये पूरी संरचना दिखाई गई है। अब यहां पर भाई पराग कण का आगे भाई किस तरह से विकास होता है वो इसमें समझेंगे, उसी का पार्ट है। चलिए अब यहां पे देखिएगा भैया, पराग कोश के स्वतंत्र मतलब स्वतंत्र होने के पूर्व ही, पराग कण के भैया कोश नहीं होगा, पराग कण, यहां कण लिखना, पराग कण के स्वतंत्र होने के पूर्व ही, यानी जब पराग कण स्वतंत्र नहीं होता है, ठीक है, पराग कोश से, तो पराग कण के स्वतंत्र होने से पूर्व ही पराग कणों का अंकुरण हो जाता है। अब कैसे होता है बताया था, पराग कण में ही बताया था भैया, जो जनन छिद्र होता है, यहां से प्यारे बच्चों एक क्या है, नलिका निकलती है, जिस जो पराग नलिका होती है।
ठीक है, पराग नलिका। तो यही चीज कह रहा है कि जब पराग कण स्वतंत्र नहीं होता है परागकोश से, तभी भैया उसका अंकुरण हो जाता है। इस क्रिया में सर्वप्रथम पराग कण का केंद्रक पराग कण भित्ति की ओर जाकर समसूत्री विभाजन द्वारा दो केंद्रकों में विभाजित होता है। जैसा कि आप फिगर में देखिए, सबसे पहले भैया इसमें ये देखिए न्यूक्लियस है, मतलब ये केंद्रक है, ये केंद्रक है प्यारे बच्चों। फिर उसके बाद इसमें देखिए भी संरचना में थोड़ा अलग संरचना, यहां से ये बच्चों और टूटा है। अब यहां पर ये जाकर के दो अलग भाई कोशिकाओं में बढ़ गया, ठीक है ना, अलग केंद्रक में। एक क्या भैया पराग नलिका है और एक जनन केंद्रक है, ठीक है, अलग अलग दोनों बन गए, ये पराग केंद्रक है और ये जनन केंद्रक। अब यहीं पर भैया वही चीज तो बोल रहा है कि पराग कण का जो केंद्रक है वो पराग कण भित्ति की ओर जाकर, तो भैया ये भित्ति की तरफ खिसक कर क्या करता है बच्चों, समसूत्री विभाजन के द्वारा दो केंद्रकों में बट जाता है। तो आप देख रहे हैं दो केंद्रक में टूट गया है, ठीक है। और इसमें भैया बड़े केंद्रक को नली केंद्रक कहते हैं, मतलब ये जो है ट्यूब न्यूक्लियस, ठीक है ना, ट्यूब न्यूक्लियस, यानी ये क्या है, बड़ा केंद्रक जो है भाई आकार में बड़ा दिख रहा है, बड़े केंद्रक को बच्चों क्या बोलते हैं, नली केंद्रक, और छोटे केंद्रक को जनन केंद्रक। दूसरा क्या है भैया, तो ये जनन केंद्रक है, ठीक है ना, क्या है, जनन केंद्रक छोटा वाला। फिर आगे प्रायः इस अवस्था में पराग कण पराग कोश को छोड़ देते हैं। अब भैया जो पराग कण होगा, अब पराग जब ये संरचना होती है तभी जाकर के जो पराग कोश होता है उसमें से फूट कर पराग कण बाहर निकल आते हैं। अब पराग कण भैया जब बाहर निकल आते हैं तथा पराग कणों का आगे का जो विकास है वो मादा पुष्प के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर होता है, ठीक है। पराग कण की क्रिया द्वारा, मतलब जो परागण की क्रिया द्वारा अब पराग कण जो है स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं जहां इनका अंकुरण होता है। मतलब देखिए अब यहां से अगर आप फिगर में समझिए तो यहां पर भैया देखिए ये नलिका बन रही है, ठीक है, ये लंबी मतलब यहां से, अब ये देखिए इसका भाग ये चौड़ा होता जा रहा है। अब यहां से देखिए ये एक नलिका, ये इतनी सी निकली भैया, फिर उसके बाद ये इतनी बड़ी सी, और यहां से ये इतनी पराग नलिका। और यही भैया वही चीज बोल रहा है कि ये आगे का इसका जो विकास है वो क्या है, मादा पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है, ठीक है, वर्तिकाग्र, जैसे मतलब ये क्या है, वर्तिकाग्र। अब भैया इसी पर परागकण, जैसे परागकण कहीं से उड़कर आया, अब इसमें क्या होता है, ये बच्चों जो पराग नलिका होती है, ये पराग नलिका भैया पराग नली अंदर की तरफ इस तरह से जाती है, ठीक है। तो यही कह रहा है कि आगे का इसका जो विकास है वो कहां होता है, वर्तिकाग्र पर होता है। परागकण मतलब परागण की क्रिया द्वारा। अब परागण क्या है, तो भैया पुष्प के मतलब जो परागकण है, पुष्प के परागकण का एक पुष्प के से दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचना, या उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प में वर्तिकाग्र तक पहुंच जाए तो वो क्रिया परागण होती है, अभी आगे देखेंगे। तो परागण की क्रिया द्वारा ही क्या होता है भैया, परागकण जो होते हैं स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं जहां इनका क्या होता है, अंकुरण हो जाता है। तो ये पूरी संरचना किसकी है भैया, ये है नर युग्मकोद्भिद। 5 नंबर का टॉपिक है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए एक बार, इतना हुआ। अब उसके बाद भैया ये टॉपिक, और आपको याद रखना इतना कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में आएगा तो आप केवल इसको बनाइए, डायरेक्टली इसको समझा दीजिए, उसके बाद ये 1-2 बना देना, बीच का इतना बनाने की जरूरत नहीं है, याद रखना, बता दे रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो। आगे देखते हैं बच्चों, अब देखेंगे भैया हम, अब समझते हैं आवृत बीजी पौधों में मादा युग्मकोद्भिद का विकास। हमने नर युग्मकोद्भिद देख लिया, ठीक है, नर युग्मकोद्भिद बोले तो किस तरह से पराग कोश में परागकण का विकास होता है, ठीक। अब देखेंगे मादा युग्मकोद्भिद का विकास, मतलब जो ये पराग कोश है इसका विकास कैसे होता है। चलिए समझिएगा बबुआ, देखिए भैया, अब देखिए इसमें इसका सचित्र वर्णन करने को आएगा, ये बड़ा ही आसान है, रटने की जरूरत नहीं, बस फिगर समझना है। तो भैया मादा युग्मकोद्भिद में अगर हम बात कर ले, पराग मतलब जो भ्रूण कोश होता है, भ्रूण कोश में निभाग की ओर 3 प्रतिमुखी कोशिकाएं होती हैं। क्या बता रहा है कि भैया निभाग। अब निभाग क्या होता है, अभी आपको बताया, निभाग क्या, बीजांड द्वार जो होता है, ये नीचे का जो भाग होता है ना भैया,
नीचे के भाग को क्या बोलते हैं? बीजांड द्वार। और जैसे ऊपर भाई बताए थे फिगर में, याद करो अभी केवल ऐसे समझने के, निभाग किसमें बताया गया? तो ये भैया आपका बताया गया किसमें, क्या कहते हैं, बीजांड में। ठीक है, तो जो नीचे का भाग होता है बीजांड द्वार बोलते हैं, और ऊपर का भाग जो होता है निभाग कहलाता है। तो यहां पर यही बोल रहा है कि भ्रूण कोश में निभाग की ओर 3 प्रतिमुखी कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, कितनी भैया? 3 प्रतिमुखी कोशिकाएं होती हैं। केंद्र में 2 स्वतंत्र ध्रुवीय केंद्रक तथा बीजांड द्वार की ओर 3 कोशिकाएं अन्य, जिसमें 2 सहायक कोशिकाएं व 1 अंड कोशिका उपस्थित होती है। अब जोड़िएगा, इसके पहले बताया गया था अगर 3 प्रतिमुखी कोशिकाएं होती हैं, जैसा कि आप फिगर में देखिए प्यारे बच्चों, यहां पर नजर डालिएगा, इसमें नजर डालिएगा इतने में। ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं। तो भैया 3 प्रतिमुखी कोशिकाएं होती हैं। अब उसके बाद भैया कह रहा है आगे कि केंद्र में 2 स्वतंत्र ध्रुवीय केंद्रक। भैया ध्रुवीय केंद्रक देखिए यहां पर, एक ये है, ठीक है, ये एक ये है, तो 2 ध्रुवीय केंद्रक होते हैं। फिर आगे भैया क्या होता है, बीजांड द्वार की तरफ, नीचे बीजांड द्वार है तो बीजांड द्वार की ओर 3 अन्य कोशिकाएं, जिसमें 2 सहायक कोशिकाएं। देखिएगा बबुआ, यहां पर देखिए ये क्या है, सहायक कोशिकाएं। तो इसमें बोल रहा है कि 2 क्या होती हैं, सहायक कोशिका। ये 2 सहायक कोशिकाएं होती हैं व 1 अंड कोशिका। तो प्यारे बच्चों इसमें अगर आप नजर डालिए तो भैया 2 इसमें सहायक कोशिकाएं हैं, और उसके बाद ये वाला एक जो दिखाई पड़ रहा है पीछे की ओर, ठीक है, ये क्या है, अंड कोशिका होती है। इस तरह से अगर आप जोड़िए, 3 यहां हुए, 2 यहां और 1 यहां, ठीक है भाई, 3 3 6, और उसके बाद ये एक वाला 7। तो अगर बीच वाले को हटा दें भैया तो ये टोटल इसमें कितने, तो भैया टोटल इसमें क्या है, बीजांड में 8 केंद्र की, क्योंकि इसको मिला लिया जाए तो 8 केंद्र की हो गया। बाकी इसको हटा दे बच्चों, 7 कोशिकीय संरचना, क्योंकि केंद्र की ये दोनों मिलाकर अगर एक कर लें तो सब में जोड़ करके 8, और बाकी भैया इसको हटा दे कोशिकीय के रूप में, तो कितनी होती हैं, 7 कोशिकीय संरचना होती है। प्रतिमुखी जो कोशिकाएं हैं वो भ्रूण कोश की वृद्धि एवं विकास के लिए भोज्य पदार्थ स्रावित करती हैं। जो प्रतिमुखी कोशिकाएं हैं इनका काम है भ्रूण कोश के विकास में, और साथ ही भोज्य पदार्थ स्रावित करते हैं, क्योंकि भ्रूण कोश के अंदर भ्रूणपोष होता है। भ्रूणपोष मतलब जैसे खाने वाला भाग होता है, जैसे चना है, देख लो, काजू है, बादाम है, कोई दलहन वाली चीज है, तो भैया हम भ्रूण पोष वाला ही हिस्सा खाते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें पोषक पदार्थों का संचय होता है और वही बीज के अंकुरण में भी सहायक होता है। ठीक है, तो यही चीज कह रहा है कि प्रतिमुखी जो कोशिकाएं हैं वो भ्रूण कोश की वृद्धि और विकास में सहायक, भ्रूण कोश को बढ़ाने का काम, उसकी विकास वृद्धि का काम करती हैं, और इसमें भोज्य पदार्थ स्रावित करती हैं। और जो सक्रिय गुरु बीजाणु मादा युग्मकोद्भिद कि जो प्रथम, मतलब ये क्या, एक मिनट, हाँ, और उसके बाद जो सक्रिय गुरु बीजाणु होता है भैया, जो गुरु बीजाणु होता है वो क्या है, मादा युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है। ये याद रखना, ये बहुविकल्पी में भी पूछा गया है। ठीक है, कि मादा युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका क्या होती है, तो सक्रिय गुरु बीजाणु। ठीक, गुरु बीजाणु मतलब आगे लिखेंगे कि जो भ्रूण कोश होता है, भ्रूण कोश के अंदर कोई भी कोशिका भित्ति युक्त नहीं, मतलब कोई भी जो कोशिका है वो भित्ति युक्त नहीं होती है, किसी भी कोशिका में दीवार नहीं होती है, लेयर नहीं होती है, और गुरु बीजाणु अपना आकार बढ़ाकर बीजांड का अधिकांश भाग घेर लेता है। गुरु बीजाणु का मतलब ये भ्रूण कोश की बात कर रहा है भैया, याद रखना। ठीक है ना, आई बात समझ में? चलिए जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, क्योंकि इसमें कोई भी चीज डिफिकल्ट था नहीं, है ना, कुछ भी इसमें डिफिकल्ट है नहीं। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया भैया? चलिए आगे देखते हैं बच्चों। अब हम देखेंगे बच्चों परागण क्या है। ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के दृष्टि से। ठीक है, अब यहां से 2 तरीके से अलग अलग क्वेश्चन बनेगा।
और जब भी बनता है भैया ये 3 नंबर से कम तो बनता ही नहीं है, या तो बहुत छोटा पूछेगा परिभाषा के लिए, तब जाकर 2 नंबर में 1 नंबर में आएगा। परागण क्या है, क्वेश्चन ये करेगा, फिर डायरेक्टली बोल देगा कि पर परागण से लाभ व हानियां लिखिए, या फिर कहता है स्वपरागण से लाभ व हानियां लिखिए, या स्वपरागण तथा परपरागण में अंतर लिखिए। तो क्वेश्चन कई तरीके से किया जाता है। ठीक है भैया, चलिए सबसे पहले जान लेते हैं परागण है क्या। तो परागण किसे कहते हैं, तो देखिए अभी हमने आपको बताया इसके पहले एक परिभाषा, पराग कणों का। अब पराग कण क्या है, जो पराग कोश के अंदर होते हैं, पुष्प का ये क्या है, प्रथम नर युग्मक कोशिका होती है भैया। तो पराग कणों का एक पुष्प के वर्तिकाग्र से, जैसे ये कोई फूल है, ठीक है भैया, जैसे कोई एक फूल ले लिया लाइक दैट, समझिएगा इस तरह से कोई मान लेते हैं फूल है, ठीक है, समझिएगा इस तरह से कोई एक फूल है। अब ये कोई फूल है, इसका परागकण, इस फूल का परागकण इसी फूल में रह जाए, या फिर यहां पर जैसे कोई एक अन्य फूल है, ठीक है भैया, या फिर इसका परागकण इसमें चला है, इस वाले फूल में, ठीक है, दोनों एक ही जाति के फूल होने चाहिए। तो ये घटना ही क्या कहलाती है, परागण। परागण का मतलब पराग कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना, ठीक है, क्या होता है, परागण होता है। तो परागण क्या है भैया, जब किसी एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक रहे, या फिर उसी जाति के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, तब जाकर के ये घटना क्या होती है, पॉलिनेशन होता है भैया, परागण होती है। ठीक है, तब इस घटना को प्यारे बच्चों क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। और परागण भैया के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं। पहला है प्यारे बच्चों स्वपरागण, दूसरा है परपरागण। ठीक है ना, अभी तो ये हम प्रकार समझ रहे हैं, अलग अलग देखेंगे अभी स्वपरागण क्या है, परपरागण क्या है। तो पहले इतना जान गए कि जब किसी पुष्प के भैया परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र या उसी जाति के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, तो ये घटना भैया क्या कहलाती है, परागण कहलाती है। अब परागण भैया 2 प्रकार का, पहला सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा है क्रॉस पॉलिनेशन, यानी स्वपरागण तथा परपरागण। चलिए भैया 1 मिनट स्क्रीनशॉट कर लीजिए पहले इसको, ठीक है भैया, स्क्रीनशॉट कर लीजिए जल्दी इसको पहले। चलिए भैया अब देखते हैं प्यारे बच्चों स्वपरागण। सबसे पहले हम स्वपरागण देखेंगे, क्योंकि हमने बताया ना क्वेश्चन ऐसे आएगा, स्वपरागण से लाभ व हानियों के बारे में लिखिए, परपरागण से लाभ व हानियां लिखिए। अब देखिए स्वपरागण क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, परिभाषा पहले समझ लेते हैं, उसके बाद फिगर के माध्यम से समझेंगे। देखिए भैया, जब किसी एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र में रहे, क्या बताया, जब किसी एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र या उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, तो ये घटना भैया स्वपरागण कहलाएगी, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन कहलाएगा। प्यारे बच्चों एक फिगर के माध्यम से हम अपन समझते हैं। जैसे भैया हमने एक पौधा तैयार कर लिया, ठीक है ना, कला खराब बन जाए तो भाई हंसना मत, ठीक है, वैसे खराब होने नहीं देंगे। ये पत्तियां निकल आई बबुआ, है ना, जैसे ये पत्तियां निकल आई, अब यहां पर भैया अपन क्या उगा देते हैं, फूल उगा देते हैं। ये हो गया फूल, ये आया फूल, इसमें भी आ गया भैया फूल, और इसमें भी आ गया फूल, यहां पर भी आ गया फूल, और यहां पर भी आ गया फूल। तो भैया सभी में फूल लग गए हैं, बन गया है ना कलाम, मजेदार। प्यारे बच्चों इसमें अगर आप देखें तो इसमें हमने क्या बताया, ठीक है,
ये बताया कि जब किसी एक पुष्प के परागकण में, मतलब मान लेते हैं ये वाला फूल है, जैसे ये कोई फूल है, तो इस फूल का परागकण इसी फूल में आ जाए, ठीक है, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन में होता क्या है, पुष्प क्या होता है भैया, इसमें पुष्प प्रायः, देखिए जो पर परागण है उसमें द्विलिंगी होना आवश्यक है, द्विलिंगी भी होना हो सकता है, एक लिंगी भी, इसमें पुष्प भाई प्रायः एक ही लिंगी होता है, मतलब सॉरी द्विलिंगी होता है, और पर परागण में तो द्विलिंगी एक लिंगी दोनों होता है। तो भाई इसमें जब द्विलिंगी होगा यानी एक ही पुष्प में नर भाग मादा भाग दोनों होंगे, तभी जाकर के तो सेल्फ पॉलिनेशन होता है। तो हमने ये बताया कि जब किसी पुष्प के भैया परागकण, जैसे एक पुष्प का परागकण उसी पुष्प में आ जाए, या फिर भैया एक पुष्प का परागकण उसी पौधे के दूसरे पुष्प में है, तो एक ही पेड़ के अंदर जब किसी एक फूल का परागकण उसी फूल तक रह जाए या फिर उसी पौधे के दूसरे फूल में आ जाए, देन ये घटना कहलाती है सेल्फ पॉलिनेशन, मतलब स्वपरागण। यही तो अपने को समझाया भैया कि जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र में रहे या उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाए बच्चों, देन ये घटना क्या कहलाती है, स्वपरागण। क्या कहलाती है बच्चों, स्वपरागण कहलाती है। अब देखिए स्वपरागण के लाभ क्या होते हैं, ठीक है, स्वपरागण के लाभ क्या है जान लेते हैं। तो भैया स्वपरागण में लाभ ये है, पहला इसमें परागकण कम खर्च होते हैं, क्योंकि बच्चों इसमें परागकण को बहुत ज्यादा दूरी तय करनी पड़ती नहीं, तो परागकण भाई कहां से खर्चे होंगे, तो परागकण कम खर्च होते हैं। दूसरी बात, इसमें माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं, मतलब इसमें परागकण को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाने में किसी माध्यम की जरूरत नहीं है, ना तो कोई चिड़िया, ना कोई जैसे ना वायु, ना जल, ठीक है ना भैया, ना फिर मनुष्य, कोई नहीं, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन में हमने बताया पुष्प द्विलिंगी होता है प्रायः, और भैया द्विलिंगी जब होगा तो उसी फूल में परागकण जाना है, तो भैया कहां से उसको सफर तय करना पड़ेगा ही नहीं, तो भैया किसी माध्यम की जरूरत होगी ही नहीं, ठीक है भैया। आगे है, इसमें पौधों की शुद्धता बनी रहती है, मतलब इसमें नए लक्षण विकसित नहीं होते हैं भैया, मतलब पौधों की जो शुद्धता पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है, ठीक है भैया। और आगे है, इसमें पुष्प का सुगंधित, आकर्षित व रंगीन होना आवश्यक नहीं है, मतलब ये लाभ है, ठीक है। नहीं तो भैया इसमें अगर रंगीन जैसे सुगंधित ये सब होना होता तो ये तो हानि में आ जाता, लेकिन इसका यही लाभ है कि इसमें परागण के लिए पुष्प का रंगीन, चटक, ठीक, सुगंधित यानी महक वाला ये सब होने की जरूरत है नहीं, तो ये हो जाते हैं भैया पर परागण सॉरी स्वपरागण के लाभ, ठीक है ना। याद रखना, फिर से बता रहे हैं बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, स्वपरागण से लाभ व हानियां, पर परागण से लाभ व हानियां। चलिए इसको देख लेते हैं, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया, आगे देखते हैं। अब देखते हैं भैया पर परागण से हानि, पर परागण से हानि। अब देखिए भाई पर परागण से हानि क्या होती है, सॉरी क्या बोल रहे हैं भाई, स्वपरागण, बार बार पर परागण आ रहा है, सॉरी सॉरी सॉरी। देखिए स्वपरागण से हानि क्या है भैया, स्वपरागण में हानि यह है बबुआ, पहली हानि तो यह है कि इसमें नए लक्षण का विकास होगा नहीं, यानी नए लक्षण नहीं आते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवांशिक रूप से वही लक्षण चलते रहते हैं, तो इसमें नए लक्षणों का विकास नहीं होता है, तो ये एक हानि है, ठीक है, क्योंकि नए लक्षण वाले पौधे आएंगे ही नहीं। दूसरा, पौधों में मतलब पौधे जो पीढ़ी दर पीढ़ी कमजोर होते जाते हैं, मतलब स्वपरागण के द्वारा जो तैयार पौधे होते हैं बच्चों, वो क्या है, कमजोर हो जाते हैं। कारण यह है कि भैया इनकी रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है ना वो बहुत कम हो जाती है, तो रोगों से लड़ने की क्षमता भी नहीं रह जाती, जिसके कारण ये कमजोर होते जाते हैं। अगला, इनमें बीज जल्दी पकते नहीं, यानी स्वपरागण वाले जितने भी पौधे हैं इनमें बने बीज पकते नहीं। नेक्स्ट है, इसमें फल अक्सर छोटे होते हैं, ठीक है, जो स्वपरागण वाले पौधे होते हैं इनमें लगने वाले फल अक्सर क्या होते हैं भैया, छोटे होते हैं। तो ये रहा प्यारे बच्चों स्वपरागण से हानियां, ठीक है ना। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट इसको कर लीजिए बबुआ। हो गया भैया, आगे चलते हैं।
अब देखेंगे पर परागण कि पर परागण क्या है भाई। देखिए नाम ही है पर परागण, पर का मतलब दूसरा। अब की बार देखिए क्या होगा, पर परागण क्या है कि जब किसी एक पुष्प के परागकण उसी जाति के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाएं, देन इस घटना को भैया पर परागण यानी क्या बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। अब की बार प्यारे बच्चों, जैसे भैया अब की बार हम दो पौधे बना दे रहे हैं, एक ये है और इसी तरह से भैया हमने एक यहां बना लिया। ठीक है भैया। अब की बार जैसे हमने बताया कि यहां पर हमने बना लिया दो, इस तरह से इसमें भी। ठीक, अब यहां पर भैया समझिएगा, है ना, ये बन गया। ठीक है, आज इतने दिन बाद कम से कम कला बना ले रहे हैं, है ना। बहुत सारी ऐसी कलाएं प्राइमरी में बनाई है हमने। बन गया। ठीक है, अभी तो पत्तियां आई हैं, फूल आए ही नहीं। लो जी आ गए फूल, फूल भी आ गया। ठीक है ना, फूल गुलाब का लाखों में हजारों में चेहरा जनाब का। तो भैया लो आ गए फूल। ठीक है ना, फूल आ गए बबुआ। लो जी आ गए फूल, एक तो बाकी रह गया, यहां भी आ गया। अब देखिएगा भैया, अभी तक हमने स्वपरागण में क्या बताया, स्वपरागण में बताया जब किसी एक फूल का परागकण उसी फूल में रह जाए या फिर उसी पौधे में दूसरे फूल में जाए तो स्वपरागण। लेकिन पर परागण में क्या होता है, अब की बार भैया कहानी उल्टी होगी। जब किसी एक पुष्प की, अब की बार बताया रहा जैसे इसमें का परागकण यहां से भैया उड़कर इस वाले फूल में आ जाए, कि जब किसी एक पुष्प का परागकण उसी जाति के, ठीक है, उसी जाति का होता है, ऐसा नहीं है नीम है महुआ में जाएगा, ठीक है, आम है अमरूद में जाएगा, नहीं। तो भैया जाति एक होनी चाहिए। तो जब किसी एक पुष्प का परागकण उसी जाति के किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाए तो भैया इस घटना को बोलते हैं बबुआ क्या चीज, इसको बोलते हैं पर परागण। अब पर परागण के लिए भैया माध्यम की जरूरत, मतलब अगर इनको पहुंचाना है तो भैया कोई ना कोई बबुआ माध्यम की जरूरत पड़ेगी। जैसे यहां पर भाई माध्यम, यहां पर एक माध्यम है तितली, ठीक है, यहां पर एक माध्यम तितली है, जैसे ठीक है, ये तितली है, ये तितली है ना, बन गई। अब तो भैया तितली के द्वारा यहां से यहां तक पराग, क्योंकि तितली फूल पर बैठेगी, परागकण उसके पंजों में, मुंह में, ठीक है, यानी पैर वगैरह में, मुंह में, पंखों में लगेंगे, फिर जाकर जब दूसरे पुष्प तक बैठ जाएगी तो भैया वो क्या होते हैं, परागकण इसमें चले जाएंगे तो हो जाएगा पॉलिनेशन। तो वही चीज बताया कि जब किसी एक पुष्प के परागकण उसी जाति के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाएं बबुआ तो इस घटना को पर परागण कहते हैं। अब जानेंगे पर परागण से बबुआ लाभ क्या है। ठीक है भैया, पर परागण से लाभ क्या है। अब देखिए और ध्यान देना, पर परागण में यह भी कभी कभार पूछता है कि पर परागण कितने प्रकार का, इसमें कई होते हैं भाई। वायु द्वारा जो परागण होगा वायु परागण कहलाएगा, जल द्वारा जो परागण होगा जल परागण कहलाएगा, ठीक है। इसी तरह से जो क्या है भाई, अगर हम बात कर ले मनुष्य द्वारा जो परागण कृत्रिम परागण कहलाएगा, वो आगे देखेंगे, ठीक, इस तरह से। और जंतुओं द्वारा जो परागण होगा वो जंतु परागण कहलाएगा, ठीक। तो भाई जिसके द्वारा होता है वो नाम दे दिया जाता है। तो यहां पर केवल हमें पर परागण जानना है और पर परागण से लाभ और हानि जानना है, बहुत गहराई में नहीं जाना। तो पर परागण से लाभ क्या है। पहला लाभ, पर परागण द्वारा बने जो फल हैं वो बड़े एवं स्वादिष्ट होते हैं, ठीक है। अब पर परागण में भैया जितना भी हो गया, ठीक, पर परागण में जैसे
भाई आम में ही बात कर ले प्राय वो गिलहरी वगैरह के द्वारा हो जाता है, कदम में है तो भैया उसमें भी चमगादड़ के द्वारा होता है। इसी तरह से मतलब बहुत सारे फल हैं, इधर उधर से वो परागण होता है किसी न किसी पक्षी या जंतु कोई जीव द्वारा, ठीक है। और इसमें अगला है नए लक्षणों का विकास होगा। मतलब जैसे भाई जाहिर सी बात है, एक पेड़ है, मान के चलते हैं कि ये वाला क्या है, थोड़ा अच्छे किस्म का पौधा है और ये थोड़ा क्या है, लो किस्म का पौधा है जिसमें फल छोटे आते हैं। तो भैया इसके परागण उसमें जाएगा तो जाहिर सी बात है इसमें नए लक्षणों का विकास होगा, ठीक, क्योंकि इसके परागण उसमें जाएंगे तो भैया ये अपना लक्षण दिखाएंगे। तो यही चीज है कि इसमें नए लक्षणों का विकास होता है और ये इसका लाभ है। अगला है इसमें बने पौधों की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो अधिक होती है। मतलब ये पौधे क्या होते हैं, मजबूत होते हैं, ठीक है। अगला इनमें उपज अधिक होती है, जो पर परागण वाले पौधे होते हैं। नेक्स्ट है इनमें पौधों के हानिकारक जो गुणों को, गणों लिखा है, हानिकारक गुणों को अलग कर दिया जाता है, ठीक है। मतलब इसमें केवल और केवल अच्छे लक्षणों का ही विकास होता है, जो पुराने लक्षण होते हैं मतलब ये कह लें हानिकारक गुण अलग होते हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा भैया पर परागण से लाभ। स्क्रीनशॉट कर लीजिए बबुआ। हो गया। अब देखते हैं भैया पर परागण से हम हानि, इसको रफ कर देते हैं। अब पर परागण से हानि देखेंगे बच्चों। पर परागण से हानि क्या है भैया, अगर लाभ है तो हानि भी होगा, जाहिर सी बात है होगा। पर परागण से हानि क्या है, देखिए भैया पहला है कि इसके लिए पराग कण अधिक खर्च होते हैं, यही सबसे बड़ी हानि है। क्योंकि बच्चों भैया एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक जाना है तो इसमें परागकण बहुत ज्यादा खर्च होते हैं। जैसे भाई क्या है, कुछ परागकण जैसे मान के चलते हैं धान हो गया, ज्वार मक्का बाजरा इनमें हो गया, तो वायु द्वारा परागण होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर परागकण उड़कर जाते हैं। तो रास्ते में भैया बहुत सारे परागकण तो रास्ते में ही जमीन पर पड़ जाते हैं, बिखर जाते हैं, वो तो बेकार ही गए। तो इसमें क्या होता है, परागकण बहुत ज्यादा खर्चे होते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने के लिए। पता चले लाखों की संख्या में उड़े हैं, हजारों की संख्या में पहुंच रहे हैं और कम भी पहुंच रहे हैं, तो ये इसकी एक हानि है। अगला है पर परागण के लिए पुष्प का चटक रंग होना आवश्यक है भैया, तो ये भी हानि है। क्योंकि अगर पुष्प चटक रंग वाला नहीं रहेगा, रंग बिरंगा नहीं रहेगा, तो जो कीट पतंगे होंगी भैया वो आकर्षित नहीं होंगी। जब चटक रंग देखेंगे तभी जाकर के कीट वगैरह क्या है उसकी तरफ आकर्षित होंगे। अगला है इसमें पुष्प के आकर्षक मकरंद युक्त होने के लिए अधिक ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। यानी पुष्प सुगंधित हो और उसमें मकरंद यानी जो रस हो ज्यादा हो, इसके लिए भैया पौधों को अधिक ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। तो ये भी क्या है, एक इसका हानि है। नेक्स्ट है कि पर परागण के लिए पुष्प को माध्यम पर निर्भर रहना पड़ता है, ये भी एक बहुत बड़ी हानि है। क्योंकि भैया बिना माध्यम के पर परागण होगा नहीं। जैसे भैया जिनमें वायु द्वारा हो रहा है, तो भैया अगर वायु जरा भी नहीं चल रही तो परागण नहीं होगा। किसी में भाई जल द्वारा परागण हो रहा है, अगर जल नहीं होगा तो परागण होगा नहीं। किसी में भाई बात कर ले जैसे मधुमक्खी द्वारा ही हो रहा है, अगर मधुमक्खियां नहीं है परागण होगा ही नहीं। तो इसमें पुष्प को माध्यम पर निर्भर रहना पड़ता है। मतलब इसमें क्या है भैया, माध्यम के द्वारा ही परागकण एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं और यही इसकी हानि है, ठीक है ना। चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना। आगे देखते हैं भैया, आगे देखते हैं। अब देखेंगे बच्चों इसमें कुछ टिप्पणियां पूछी जाती हैं जो कि शॉर्ट वाले क्वेश्चन हैं। लेकिन भैया बात कर लें, हमेशा से बोलते हैं कि सांसों की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए, भैया इस टॉपिक की जरूरत है वैसे पेपर के लिए, ठीक। ये 100 में 100% की बात कर रहे हैं बबुआ, 100% हम गारंटी के साथ कह रहे हैं। आप कोई भी ईयर का पेपर उठाओ, ठीक है, 2020, 21, 22, 23, 24, 25 है ना, उठाओ और आपको भैया यहां से क्वेश्चन ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है, याद रखना। इसलिए भैया हमने पहले से ऑलरेडी मोस्ट इंपोर्टेंट लिख भी दिया है, ठीक है, कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखना है। पहला टॉपिक है बहुभ्रूणता, दूसरा है कृत्रिम परागण, तीसरा है असंग जनन और चौथा है भैया द्विनिषेचन या जिसको दोहरा निषेचन कहते हैं। तो चलिए एक एक करके सब पे भैया अपन टिप्पणियों को देख लेते हैं बबुआ।
चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुभ्रूणता। ये बहुत छोटे छोटे वाले टॉपिक हैं, लेकिन हाँ ये अक्सर 2 नंबर में, सारे टॉपिक 2 नंबर में पूछे जाते हैं। पहला है प्यारे बच्चों बहुभ्रूणता। अब देखिए बहुभ्रूणता है क्या, नाम से ही जाहिर हो रहा है बहुभ्रूणता। बहु का मतलब बहुत सारे, भ्रूण। ठीक, देखिए हमको मालूम है कि अधिकांश क्या होता है भैया कि कोई एक बीज है, कोई एक बीज है और एक बीज में प्यारे बच्चों एक ही भ्रूण होता है। अधिकांशता ये देखने को मिलता है कि जब भैया क्या होता है, प्रायः एक बीज में एक ही भ्रूण होता है। लेकिन जब क्या हो जाए, एक बीज में भैया एक से अधिक भ्रूण उपस्थित हो जाए। क्या बताया कि एक बीज में एक ही भ्रूण होता है, लेकिन ऐसा हो जाए कि जब एक बीज में एक से अधिक भ्रूण हो जाए, ठीक है भैया, तो यह घटना कहलाती है बहुभ्रूणता। ठीक है, क्या कहलाती है, बहुभ्रूणता। चलिए देखते हैं, लिखेंगे भैया। देखिए प्रायः एक बीज में एक ही भ्रूण होता है, लेकिन जब एक बीज में एक से अधिक भ्रूण विकसित होते हैं तो इस प्रक्रिया को बहुभ्रूणता कहते हैं। और ये बहुभ्रूणता की घटना होती क्यों है भैया, किस कारण, तो यह बीजांड में एक से अधिक भ्रूण कोश की उपस्थिति के कारण होती है। मतलब जैसे बीजांड है तो भैया इसमें एक से अधिक, जैसे ये एक भ्रूण कोश, ये एक है, ये एक, इस तरह से, तो एक से अधिक भ्रूण कोश उपस्थित हो जाए भैया बीजांड में, तो इसके कारण बहुभ्रूणता की घटना होती है। अब ध्यान देना, अब इसमें ये क्वेश्चन, ये पॉइंट भैया काफी इंपॉर्टेंट है, बहुविकल्पी में बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि बहुभ्रूणता की खोज किसने किया था। तो बहुभ्रूणता की खोज एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने किसमें किया था भैया, सर्वप्रथम संतरे में किया था। याद रखना, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने बहुभ्रूणता की खोज किसमें किया था प्यारे बच्चों, तो भैया संतरे में किया था। चलिए रसगुल्लों स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया। हो गया ना, आगे चलते हैं। अगला है कृत्रिम परागण। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सारे के सारे हैं भैया, बताने की जरूरत नहीं है, आपको हम पहले भी बता चुके हैं। ठीक, और सब टिप्पणी के रूप में ही पूछे जाएंगे। कृत्रिम परागण पर टिप्पणी लिखिए। ठीक, रटने की जरूरत नहीं, समझिए कृत्रिम परागण है क्या, कृत्रिम परागण होता क्या है। अब देखिए जैसे कोई पुष्प है, कोई पुष्प है भैया, समझिएगा इसको, और यहां पे भी जैसे ये कोई पुष्प है, इसमें इस तरह से, अब समझिए इसमें भैया पुष्प के, अब इसमें भी ध्यान देना, इसमें भैया नर भाग होगा, मादा भाग होगा। ठीक है, पुष्प में तो इसमें नर और मादा भाग दोनों हैं। क्या है, नर और मादा भाग दोनों हैं। तो इसमें होता क्या है कृत्रिम परागण में, कृत्रिम का मतलब ही होता है भैया जो आर्टिफिशियल तरीके से हो, मनुष्यों के द्वारा हो। इस प्रक्रिया में सर्वप्रथम जिस भी फूल में ये परागण कराना होता है उसका चयन करते हैं, और इस पुष्प के भैया नर भाग को बच्चों काट कर निकाल दिया जाता है। ठीक है, काटकर क्या करते हैं बच्चों, नर भाग को काटकर निकाल देते हैं, और ये घटना विपुंसन कहलाती है। कभी कभार क्वेश्चन ये भी आता है विपुंसन, सुन लीजिए कि भैया जब क्या करते हैं, चिमटी द्वारा नर भाग को ही काटकर अलग कर दे पुष्प से, तो ये क्रिया विपुंसन कहलाएगी। ठीक है, तो भैया जैसे क्या करते हैं, हमने बताया जिसमें परागण कराना होता है उस पुष्प के नर भाग को काटकर निकाल देते हैं, फिर उसके बाद इस पुष्प को पॉलीथीन से ढक दिया जाता है। कारण क्यों भैया, किस कारण ढकते हैं, इसलिए ताकि भैया बाहर से परागण फिर से इस पे ना आ सके। फिर उसके बाद अपनी इच्छा अनुसार, ठीक है, इसी जाति के जिस पुष्प का परागकण लाना होता है उसी जाति के पुष्प के परागकण को फिर ला करके भैया क्या करते हैं, हमने बताया ना पहले ढक देते हैं। ठीक है, ढक देते हैं, तो ला करके करते क्या है, पन्नी को हटाकर इसी पुष्प पर परागकण छिड़क दिया जाता है, या जो मादा वाला भाग होता है उसमें परागकण रगड़ देते हैं। ठीक है, रगड़ देते हैं, इससे पॉलिनेशन यानी परागण प्रक्रिया हो जाती है। ठीक, तो परागण अब हो जाएगा, तो परागण होने के बाद फिर से पन्नी से ढक देते हैं,
जब तक कि पूरी निषेचन की प्रक्रिया संपन्न ना हो जाए। ठीक है, क्योंकि परागण के बाद ही निषेचन की घटना होती है। तो भैया क्या करेंगे, फिर से पन्नी से ढक देते हैं जब तक कि निषेचन की प्रक्रिया ना हो जाए। तो ये पूरा प्रोसेस ही क्या कहलाता है, कृत्रिम परागण, यानी मनुष्यों के द्वारा होने वाला परागण कृत्रिम परागण कहते हैं। अब इसका भैया कई नाम है, इसे बैंगिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, बैंगिंग भी कहते हैं, या फिर इसी को भैया बोरा वस्त्राकरण भी कहते हैं, बोरा वस्त्राकरण भी कहते हैं। और बाकी भैया हमने बताया ना कि कृत्रिम परागण तो बोलते ही बोलते हैं, तो इसके कई नाम है। ठीक है, और इसी को एक और बोलते हैं थैली लगाना। ठीक है, कई है, बोरा वस्त्राकरण, थैली लगाना और बैंगिंग। ठीक, चलिए अब तो समझ में आ गया ना बबुआ हमने क्या बताया। चलिए देखते हैं किस तरीके से लिखना है मेरे प्यारे रसगुल्लों को। तो भैया इस प्रक्रिया में सर्वप्रथम हमने बताया जिस भी पुष्प में परागण करना होता है उसमें से पुष्प के नर भाग को काट कर निकाल देते हैं तथा पुष्प को एक थैली से ढक देते हैं। ठीक है, इसके बाद मनुष्य अपनी इच्छा अनुसार क्या करते हैं भैया, उसी जाति के पुष्प के परागकण को पुष्प के, यानी इस वाले जिसको ढके रहते हैं, इस पुष्प के वर्तिकाग्र पर छिड़क देते हैं तथा फिर से थैली से ढक देते हैं। और तब तक ढकते हैं बच्चों जब तक कि निषेचन की प्रक्रिया है बबुआ पूर्ण ना हो जाए, और इस प्रक्रिया को ही बोरा वस्त्राकरण कहा जाता है। ठीक है, इसी प्रक्रिया को बबुआ बोरा वस्त्राकरण भी नाम दिया गया है, या बैंगिंग कहते हैं, याद रखना नहीं तो भूल जाओ। ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया, चलिए भैया आगे देखते हैं। असंग जनन क्या है, असंग जनन। अब देखिए ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, असंग जनन क्या होता है और इसके प्रकार कभी कभार पूछ लेता है। नाम है असंग जनन। असंग जनन का मतलब देखिए क्या होता है, प्रायः जितने भी पुष्प होते हैं उसमें नए पौधों का विकास लैंगिक जनन के बाद होता है, यानी नर और मादा युग्मक मिलते हैं तभी होता है। लेकिन बच्चों जब बिना लैंगिक जनन के ही या फिर बिना संलयन के, संलयन का मतलब नर और मादा युग्मक ना मिले, मतलब जो परागकण है वो अंड से डिंब से ना मिले, तो भैया इसके द्वारा जो पौधे उत्पन्न होते हैं, जिन पौधों का विकास होता है, ये घटना कहलाती है असंग जनन। ठीक है, यानी इसी के अंदर अनिषेक फलन भी आता है, जो बिना निषेचन के ही जिस फल का निर्माण हो जाए वो अनिषेक फलन। ठीक है, और ये उस फल को अनिषेक फल कहते हैं। तो भाई असंग जनन क्या है समझ में आ गया कि जब पौधों में लैंगिक जनन या युग्मक संलयन, मतलब युग्मक मिले ही ना, इसके बिना ही नए पौधे का निर्माण होता, तो ये प्रक्रिया असंग जनन कहलाती है। और इसकी खोज भैया विंकलर नामक वैज्ञानिक ने की थी। ठीक है ना, इसकी खोज किसने की थी, विंकलर नामक वैज्ञानिक ने। अब जो असंग जनन है वो दो प्रकार से होता है। असंग जनन यानी बिना निषेचन के, बिना संलयन के ही भैया दो तरीके से पौधे जन्म लेते हैं। पहला है कायिक जनन। कायिक जनन क्या होता है, कायिक जनन वो होता है कि कोई भी पौधा है उसके भाई कलिका वाले भाग, जैसे कहीं कट लगा दो, काट दो, तो वहां पे जो कलिका वाला भाग होता है उस कलिका से ही एक नया पौधा आ जाएगा, जिसको बोलते हैं भैया कलम लगाना। क्या करते हैं, कलम, जैसे गुलाब का कलम लगाया जाता है, इसी तरह से गन्ना है उसका भी, ठीक है, गुड़हल है उसको भी, तो भैया वही होता है कायिक जनन। कायिक जनन में क्या होता है, इस प्रकार के जनन में किसी कलिका से, ठीक है, जो तना या पत्ती उत्पन्न होती है, कलिका से जो भी तना या पत्ती निकलती है उसी से एक नए पौधे का जन्म हो जाता है। वैसे जैसे हमने बताया ना, गुड़हल आप लगा दिए या फिर गुलाब ने आपने लगा दिया, भैया गुलाब से कहीं भी एक शाखा निकली, वहीं से एक नया तैयार हो जाता है। आप उसको भी अब काट के बाद में कहीं लगा सकते हो, वही चीज है, तो उससे एक पौधे का निर्माण हो जाता है। इस प्रक्रिया में भैया बीज का निर्माण नहीं होता, जैसे गन्ना हो गया, गुड़हल हो गया, गुलाब हो गया, तो इसमें बीज नहीं, अगर रहेंगे भी तो वो परिपक्व नहीं होते हैं, तैयार नहीं होते हैं, मतलब इनको जमीन में दबाओगे तो वो उगेंगे नहीं प्रायः। ठीक है ना, तो इस क्रिया में बीज का निर्माण नहीं होता, जैसे भैया गन्ना हो गया, आलू हो गया, ठीक है ना, गुलाब, कमल, कमल कह रहे हैं, गुलाब हो गया, गुड़हल, सभी इसी में आते हैं। अगला है अनिषेक बीजता। अनिषेक बीजता का मतलब क्या है, देखिए नाम ही अनिषेक बीजता, तो इस प्रकार का प्रजनन तो बीज द्वारा होगा, यानी बीजों के द्वारा प्रजनन होगा, लेकिन बीज के बनने में संयुग्मन एवं अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है।
ठीक है, इसी में अनिषेक हमने फल बताया, जैसे केला हो गया, अंगूर हो गया, ठीक, ये सब अनिषेक फलन के अंतर्गत आते हैं। आई बात समझ में बबुआ? चलिए भैया इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना? आगे चलते हैं, अब देखते हैं द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन। यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। एक मिनट। अब देखिए द्विनिषेचन या इसी को दोहरा निषेचन कहते हैं, और ये तो अपने आप में सबसे ज्यादा अभी तक जितनी टिप्पणियां हैं उनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है भैया, द्विनिषेचन का। द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन, अब इसको समझिएगा। परिभाषा इसका बोलने का तो भैया एक लाइन में भी परिभाषा लिख सकते हैं, लेकिन जब टिप्पणी आएगा तो एक लाइन से काम होगा नहीं। देखिए अभी भाई आगे जो हमने पढ़ा है वहीं से है पूरा। भ्रूण कोश में स्वतंत्र हुए दोनों नर केंद्रक, यानी भ्रूण कोश में जो आपने भी केंद्रक हमने आपको बताया था, उससे स्वतंत्र हुए जो दो नर केंद्रक होते हैं वो नर युग्मक की तरह कार्य करते हैं, दोनों नर केंद्रक। ठीक है, इनमें से क्या होता है, एक वास्तविक मादा युग्मक, यानी इसमें से एक केंद्रक अंड कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाएगा और उसके साथ क्या है, निषेचित हो जाता है। ठीक है, और यही क्रिया निषेचन भी कहलाती है। और दूसरा नर युग्मक जो होता है वो दो ध्रुवीय केंद्रक, भैया आपने देखा दो ध्रुवीय केंद्रक भी थे भ्रूण कोश में, तो दूसरा जो होता है भैया वो दो ध्रुवीय केंद्रकों द्वारा बने द्वितीयक केंद्रक की ओर खिसक कर उसे निषेचित कर देता है, और यह प्रक्रिया त्रिसंलयन कहलाती है। लिख भी दिया है इस क्रिया को त्रिसंलयन, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन बनता है, त्रिसंलयन किसे कहते हैं, तो भैया ये त्रिसंलयन कहलाएगी। अगर यहां पर आप नोटिस करें तो यहां पर एक ही भ्रूण कोश में दो बार निषेचन होता है। कितनी बार? दो बार। इसीलिए इस प्रक्रिया को द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन कहते हैं। ठीक है, और द्विनिषेचन की खोज किसने किया था भैया, तो सर्वप्रथम नावासिन नामक, एक नावासिन लिखा होता है, तो नावासिन नामक वैज्ञानिक ने लीलियम, एक और पौधे में खोजा था, नाम नहीं याद है, लीलियम याद रखो बहुत, ठीक किया था। आई बात समझ में? तो ये हो जाता है द्विनिषेचन या फिर दोहरा निषेचन। अब देखिए ऐसे में आपको थोड़ा दिक्कत होगा, समझिए हमने क्या बताया। हमने बताया कि जो भ्रूण कोश, इसको एक फिगर के, एक डायग्राम के माध्यम से समझिए, एक डायग्राम के माध्यम से समझिए। जो भ्रूण कोश है भैया, अब भ्रूण कोश में हमने बताया कि इसमें दो नर केंद्रक होते हैं। ठीक है, अब यहां पर समझा दे रहे हैं, ये पहला नर केंद्रक बना दे रहे हैं इस तरह से, और उसके बाद ये इसको अपन दूसरा नर केंद्रक बना दे रहे हैं। ठीक है, और इसमें से बताया गया भैया कि ये दोनों जो है नर युग्मक की तरह व्यवहार करेंगे। इसमें से पहला वाला जो नर केंद्रक है वो किसके साथ संलयित हो जाता है, तो ये किसके साथ भैया, तो मादा युग्मक मतलब अंड कोशिका, अंड कोशिका से निषेचित हो जाता है। ठीक है, इसके साथ भैया ये अंड कोशिका के साथ क्या कर देगा, निषेचन कर देगा, ये हमने बताया। फिर उसके बाद दूसरा वाला जो नर केंद्रक है वो किसके साथ, तो कह रहा दो ध्रुवीय केंद्रक द्वारा बने द्वितीयक केंद्रक से निषेचित होता है। किसके साथ? द्वितीयक केंद्रक के साथ। अब द्वितीयक केंद्रक के साथ जब निषेचित हो जाएगा भैया, इसके साथ भी क्या हो जा रहा है, निषेचित हो जा रहा है, तो इसके साथ भी ये निषेचन कर लेता है। तो अगर आप देखें तो एक बार भैया निषेचन यहां हुआ, एक बार निषेचन यहां हुआ, तो यहां पर भैया कितनी बार, दो बार निषेचन हुआ है। ठीक है, कितनी बार, दो बार निषेचन हुआ है, तो इसी कारण इसे द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन कहते हैं। अब तो परिभाषा समझ गए होंगे। क्या बताया कि भैया भ्रूण कोश में उपस्थित नर केंद्रक नर युग्मक की तरह व्यवहार करते हैं। पहला नर केंद्रक अंड कोशिका के साथ निषेचित हो जाता है और दूसरा नर केंद्रक द्वितीयक केंद्रक के साथ निषेचित हो जाता है। ठीक है भैया, यहां पर एक ही भ्रूण कोश में दो बार निषेचन हो जाता है, इसी कारण से इसे कहते हैं द्विनिषेचन। क्या कहते हैं? द्विनिषेचन। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया। हो गया बच्चों। चलिए अब हम देखते हैं आगे।
चलिए अब हम देखते हैं द्विबीजपत्री पादपों में भ्रूण के विकास का संक्षिप्त वर्णन। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जब भी आता है प्यारे बच्चों ये लॉन्ग में ही पूछा जाता है, ठीक है ना। ये लॉन्ग वाला क्वेश्चन है, याद रखना। ये सारे क्वेश्चन 5 नंबर वाले हैं, आएंगे तो 5 नंबर में, नहीं तो फिर दिखाई ही नहीं पड़ेंगे। द्विबीजपत्री में बहुत बार पूछा गया इसलिए हमने इसको पिक कर लिया है। देखिए द्विबीजपत्री पादपों में भ्रूण का विकास कैसे होता है या फिर द्विबीजपत्र का निर्माण कैसे हो जाता है, बहुत सिंपल है। ये आपको फिगर बस समझने की जरूरत है भैया, और कुछ भी नहीं। चलिए पहले देख लेते हैं कि किस तरह से होता है। देखिए द्विबीजपत्र में युग्मनज अनुप्रस्थ विभाजन द्वारा 2 कोशिकाएं बनाती हैं। शुरू से देखते चलना, इसमें देख रहे हैं कि ये युग्मनज है, कह रहा है कि अनुप्रस्थ विभाजन द्वारा 2 कोशिकाएं बनाती हैं और बीजांड द्वार की तरफ की कोशिका को आधारी कोशिका और निभाग की तरफ की कोशिका को अग्रस्थ कोशिका। अगर आप देखें तो भैया यहां से इसमें ये 2, भाई इसमें देखिए, इसमें देखिएगा ये युग्मनज है और इस वाले संरचना में देखिए भाई इससे इसमें थोड़ा विकास को दर्शा रहा है कि ये धीरे धीरे विकसित हो रहा है। तो यहां से अगर आप इस पे नजर डालिए तो यही बोल रहा है ना कि अनुप्रस्थ विभाजन द्वारा 2 कोशिकाएं बनती हैं और भैया बीजांड द्वार की तरफ की कोशिका को आधारित कोशिका। बीजांड द्वार क्या होता है, नीचे का हिस्सा भैया बीजांड द्वार कहलाता है और ऊपर की हिस्सा को निभाग कहता है। तो भाई बीजांड द्वार की तरफ की जो कोशिका होती है नीचे की, उसको बोलते हैं आधारी कोशिका, क्योंकि ये आधार में होती है। और निभाग की तरफ की जो कोशिका यानी ऊपर की जो कोशिका होती है, इसको भैया अग्रस्थ कोशिका कहा जाता है। इतनी सी बात समझ में आई। आगे है भैया कि आधारी कोशिका में अनेक बार अनुप्रस्थ विभाजन से 6 से 8 मतलब 6 से 10 कोशिका युक्त लंबी संरचना बनती है, जिसे निलंबक कहते हैं। अब देखिए यहां पे कह रहा है कि जब इसमें विभाजन होगा तो यहां इस तरह से देखिए, इस तरह से आप देखिए भैया, और यहां पर देखिए ये क्या है, बन रहा है और इसी को क्या बोला गया है, निलंबक। तो यहां पे यही तो बोल रहा है कि आधारी कोशिका में, जब आधारी कोशिका नीचे वाली कोशिका में अनेक बार जब विभाजन होगा तो इससे जाकर के 6 से 10 कोशिका युक्त, इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब 6 या 7 या 8 यानी 6 से 10 कोशिका होंगी, याद रखना, ठीक। और जिसे क्या कहते हैं, ये जो लंबी संरचना बनती है यही कहलाती है निलंबक, ठीक है। और निलंबक की जो सबसे ऊपरी संरचना है वो फूल कर चूसकांग का निर्माण करती है या चूसकांग। तो भैया ये जब ऊपर का हिस्सा ये जो फूल जाएगा, ठीक है, ऊपरी हिस्सा, तो ये चूसकांग का काम करता है तथा निचली कोशिका विभाजित होकर मूलांकुर का अग्रभाग बनाती है। मतलब ये वाला जो है ये मूलांकुर का प्रारंभिक भाग है। फिर इससे देखिए यहां से भैया इसकी संरचना में थोड़ा और परिवर्तन आया है, फिर यहां से देखिए इसमें जाकर के दोनों अलग हो गए हैं। तो पहले हम इतना समझेंगे फिर आगे के स्टेप को समझते हैं, ठीक है ना। समझ में आया बबुआ, रटने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे रसगुल्लों। हमने आपको कई बार बताया है, क्या बताया कि भैया द्विबीजपत्री में युग्मनज सबसे पहले भैया 2 कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है। नीचे की कोशिका जो बीजांड द्वार की तरफ कोशिका आधार कोशिका, ऊपर की तरफ जो निभाग की तरफ कोशिका अग्रस्थ कोशिका कहलाती है। फिर बनाया गया कि नीचे जो आधार कोशिका है इसमें अनेक बार जब विभाजन होगा तब जाकर के भैया इससे 6 से 10 कोशिका लंबी कोशिका युक्त जो नलिका बन जाती है, इसे निलंबक कहा जाता है। फिर भाई इसका जो ऊपर का हिस्सा होता है वो भी फूलकर बड़ा होकर चूसकांग का काम करेगा और नीचे का हिस्सा फिर से विभाजित होकर बार बार ये अग्रभाग बनाता है, यानी किसका, मूलांकुर का, ठीक है ना। इतनी सी बात समझ में आ गई बबुआ, 2 से 3 फिगर तक। चलिए पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर आगे का इसका हम समझते हैं। आगे देखते हैं भैया। अब देखिए आगे क्या है बच्चों, ध्यान से समझिएगा। आगे लिखेंगे प्रारंभ में इनमें अग्रस्थ कोशिका विभाजित होकर 2 कोशिकाएं बनाती है। प्रारंभ में कह रहा है जो अग्रस्थ कोशिका है यानी ऊपर वाली जो कोशिका, ठीक, अग्रस्थ, नीचे वाली तो आधारी, वो कह रहा है कि 2 कोशिकाएं बनाती है और ये पुनः विभाजित होकर 4 कोशिकाएं। भाई ये पहले कह रहा है कि ऊपर क्या बनाएगा, 2 कोशिका,
2 कोशिका से 4 कोशिका, फिर ये 4 कोशिकाएं पुनः विभाजित होकर 8 कोशिकाओं का एक गुच्छा बना लेती हैं। यानी जो ऊपरी वाला भाग होगा उसमें प्रारंभ में क्या होता है, 2 कोशिकाएं, ठीक है, 2 से 4 कोशिकाएं, 4 से 8 कोशिकाओं का गुच्छा बनता है और इन्हीं कोशिकाओं के द्वारा ही मूलांकुर, प्रांकुर व बीजपत्र बनते हैं। मतलब यही जो पूरा गुच्छा होता है ऊपरी हिस्से से बनकर, यही पूरा का पूरा भैया ये भाग बनाता है, जिसमें बात कर लें मूलांकुर भी शामिल है, बीजपत्र भी शामिल है, प्रांकुर भी शामिल है। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए, ठीक, ये जो हिस्सा है इसमें बताया गया पहले क्या है, 2 से 4, 4 से 8, फिर ये क्या है विभाजित होकर के थोड़ा बड़ा हो जाते हैं और यही मूलांकुर, बीजपत्र, प्रांकुर का भाग बनाते हैं भैया। और इसमें भ्रूण की वृद्धि के साथ साथ, यानी जो भ्रूण है पूरा ये जब विकास करेगा, इसकी वृद्धि के साथ साथ आकार इसका हृदय के आकार का, यहां पर देख सकते हैं हृदय का आकार का हो जाता है तथा धीरे धीरे दोनों बीजपत्र, ये दोनों बीजपत्र देखिए, ये एक अलग बीजपत्र के रूप में बंटने लगा, ये एक अलग बीज के पत्र के रूप में बंटने लगा। इस तरह से द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास होता है। आई बात समझ में? बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है बच्चों, बड़ा ही आसान है, बस आपको थोड़ा समझने की जरूरत है और फिगर इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया। हो गया ना? आगे देखते हैं। अगला है भैया कि भ्रूण पोष क्या है। ठीक है, यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि भ्रूण पोष क्या होता है, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हम बोलेंगे भैया। भ्रूण पोष, पोष का मतलब ये होता है पोषण, खाने वाला भाग। अभी हमने बताया ना, भ्रूण पोष क्या होता है, एक पोषक ऊतक होता है जो जिसमें भोज्य पदार्थ यानी भोजन का या खाद्य पदार्थ के लिए उसका संचय होता है। जैसे बताया ना कि चना है, चना वाला जो आप खाते हो भाग वो भ्रूण पोष ही है। जैसे बादाम हो गया, भ्रूण पोष ही भाग खाते हो। ठीक है, जितनी दलहन में है जो चीज खाते हो आप भिगोकर, ठीक है, वो भ्रूण पोष वाला ही हिस्सा होता है, यानी ये एक खाने वाला भाग होता है। ठीक, बाकी पौधों में इसका ये होता है कि ये जब आप इसको जमीन के अंदर दबा देते हो तो जो उसमें से अंकुरण होता है, ये जो पौधा निकलता है, नवजात शिशु जो नवजात पौधा होता है, तो उसके विकास में ही ये पोषक पदार्थ जो होता है इसका उपयोग होता है। ठीक है, तो ध्यान देना भ्रूण पोष क्या है भैया। भ्रूण पोष, देखिए यहाँ कोष नहीं पोष, ठीक है, यहाँ पोष होगा। भ्रूण पोष एक पोषक ऊतक है जिसका निर्माण पुष्पीय पादपों में निषेचन के बाद होगा, क्योंकि निषेचन हो जाएगा तभी जाकर भ्रूण पोष बनता है। और भ्रूण पोष भ्रूण के विकास व बीज के अंकुरण के समय में उपयोग में आता है। हमने बताया ना, ये भ्रूण के विकास में भी सहायक होता है और बीज जब अंकुरित होता है यानी जब नया पौधा निकलता है तो उसके अंकुरण में भी उपयोगी होता है, यानी उसको ऊर्जा देता है। अब ये 3 प्रकार का मुख्यतः होता है भैया। कितने? 3, 2 ही दिखा रहे हैं क्या? 3 प्रकार का होता है। पहला होता है केंद्रीय भ्रूण पोष। ठीक है, यानी भ्रूण पोष 3 तरीके से होता है। पहला है केंद्रीय भ्रूण पोष। अब केंद्रीय भ्रूण पोष क्या होता है? इस प्रकार के भ्रूण पोष विकास में भ्रूण जो पोष है वो भ्रूण पोष केंद्रक बार बार विभाजन द्वारा स्वतंत्र रूप से बहुत से केंद्रक बनाता है। ठीक है, जो बाद में परिधि पर विन्यासित हो जाता है और भ्रूण पोष के मध्य में एक रिक्तिका बन जाती है। मतलब ये वाला जो भ्रूण पोष होता है भैया, इसकी संरचना कुछ इस तरह से होती है, ऐसे। ठीक है, इस तरह से। भ्रूण हो गया। अब उसके बाद बीच में एक इसमें क्या होता है, एक रिक्तिका बन जाती है। ये एक रिक्तिका बन जाती है। तो ये जो भ्रूण पोष होगा भैया, इसको बोलते हैं केंद्रीय या केंद्रकीय कह लें, केंद्रीय भ्रूण पोष। क्या होता है भैया? केंद्रीय भ्रूण पोष हो जाता है। आई बात समझ में? ठीक है, बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है बबुआ। हमने क्या बताया कि देखिए जो केंद्रीय भ्रूण पोष होता है, इस प्रकार के भ्रूण पोष विकास में भ्रूण जो पोष केंद्रक है, कोष लिख दिया है, पोष याद रखना हर जगह, भ्रूण पोष
केंद्रक बार बार विभाजन होकर स्वतंत्र रूप से बहुत से केंद्रक बना लेता है ये, और जो बाद में परिधि पर विन्यासित होंगे, यानी इनके परिधि पर क्या हो जाते हैं, विन्यासित हो जाते हैं। ठीक है ना। और उसके बाद भैया ध्यान देना, इसमें बताया गया कि इसमें होता क्या है, भ्रूण कोश के मध्य में एक रिक्तिका, मतलब एक केंद्रीय रिक्तिका जो है वो बन जाती है। ठीक है, तो ये भ्रूण का फिगर है। ठीक, ये पूरा एक भ्रूण है। आई बात समझ में। चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बहुत ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है। हो गया ना। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कोशिकीय भ्रूणपोष। कोशिकीय भ्रूणपोष क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। देखिए कोशिकीय भ्रूणपोष क्या होता है भैया, कि इसमें भ्रूणपोष केंद्रक के प्रत्येक विभाजन के बाद कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाता है। अतः यह आरंभ से अंत तक वो कोशिकीय अवस्था में ही रहता है, और सामान्यतः इस प्रकार के भ्रूणपोष में चूसकांग विकसित हो जाते हैं। यानी इस प्रकार के जो भ्रूणपोष में क्या है, चूसकांग विकसित हो जाते हैं। चलिए बताते हैं भैया, इसका भी फिगर देख लीजिए आप, और फिगर ही बच्चों सब में काफी इंपॉर्टेंट है। और इसमें भैया इस तरह से इस तरह से इसमें क्या होंगे भैया, चूसकांग विकसित हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह से इसमें चूसकांग विकसित हो जाते हैं। ठीक, बाकी ये क्या है, भ्रूण। तो ये क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा कोशिकीय भ्रूणपोष। ठीक है, फिगर इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये पूरा एकदम जुआ बना दिया हमने। ठीक है, एक जू बन गया। अब उसके बाद अगला है हेलोबियल भ्रूणपोष। अब हेलोबियल भ्रूणपोष क्या होता है, तो भैया यह केंद्रकीय और कोशिकीय भ्रूणपोष के मध्य का भ्रूणपोष होता है। केंद्रीय और कोशिकीय के बीच का जो भ्रूणपोष होता है भैया, वो होता है क्या चीज, हेलोबियल भ्रूणपोष। यह केवल एक बीजपत्री के हेलोबियल में पाया जाता है। मतलब जो हेलोबियल भ्रूणपोष होता है वो केवल एक बीजपत्री में ही पाया जाता है, और इसी कारण से, क्योंकि हेलोबियल में पाया जाता है, इसी कारण से इसे हेलोबियल भ्रूणपोष कहते हैं। इसमें बीजांड द्वार तथा निभागी प्रकोष्ठ उपस्थित होते हैं। ठीक है, मतलब इस वाले भ्रूणपोष में कहां पे बनाए भैया, फिगर यहीं पर बना दे रहे हैं। देखिए इस वाले, एक मिनट भाई, ये कैसा बन गया। देखिए इसमें होता क्या है भाई, नीचे वाला भाग क्या है, नीचे वाला भाग क्या होता है, बीजांड द्वार। ये बीजांड द्वार है, और ऊपर की जो कोशिका होती है भैया, इसको ये वाला हिस्सा निभाग क्या होता है, ये वाला निभाग कहलाता है। और नीचे क्या है भैया, ये वाला बीजांड द्वार होता है, बीजांड द्वार होता है। तो इसमें वही चीज बोल रहा है कि भैया इसमें होता क्या है, इसमें बीजांड द्वार तथा निभागी प्रकोष्ठ उपस्थित होते हैं। तो इसमें बीजांड द्वार और निभागी प्रकोष्ठ क्या है, उपस्थित होते हैं। और बाकी ये तो भैया क्या है, भ्रूण है। तो ये भ्रूण जो होगा, कौन सा भ्रूण कहलाएगा, तो हेलोबियल भ्रूण कहलाएगा। तो इसमें ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, भ्रूणपोष, लेकिन बताया ना कि भैया किसी ने नहीं देखा, भाई उनके मूड की बात है, दे भी सकते हैं, अगर आ गया तो दिक्कत भी हो सकता है। ठीक है, चलिए जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया भैया। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है ये क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से लाइक कर देना,
नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि मजेदार टॉपिक आप तक रेगुलर पहुंचते रहें। मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़कर जाइएगा।